हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपन अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज अपन कौन सा स्टैंडर्ड देखने वाले हैं? ऐसे 240। इस ऐसे 240 का नाम क्या है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये किस बारे में बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर एक ऑडिटर को कुछ रिस्क आइडेंटिफाई होते हैं, कुछ रिस्क डिटेक्ट होते हैं इन दी कंपनी, तो उस केस में एक ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उस बारे में ये ऐसे बात करता है। तो चलिए फटाफट इस छोटे से ऐसे को कंप्लीट करते हैं। मतलब छोटा तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, बट ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहला टॉपिक अपने इसमें क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। तो अपने कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला क्या है? हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो सकते हैं। यानी सबसे पहला क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। जब आपने रिस्क को असेस कर लिया, उसके बाद आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। उससे वैलिड मतलब उसको कहते हैं ना कि अपन सब्सटैंशिएट करेंगे थ्रू एविडेंसेस कि हमारा ये एक रिस्क हुआ है, उसके ये इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो, असेस करो, देन उसके लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस को ऑब्टेन करो, एक्यूमुलेट करो। एंड देन जो भी आपके रिस्पॉन्सेज बनते हैं, मतलब कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कोई प्रोसीजर्स लगाने चाहिए या किसी को रिपोर्टिंग करनी चाहिए, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली एज डीम फिट। तो अपने 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे: टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स, to obtain sufficient appropriate audit evidences and to respond appropriately। देखो, अब आपको अगर थोड़ा सा मतलब आगे का ध्यान हो तो अपने 2 एसेज होते हैं, एसे 315 एंड एसे 313। तो एसे 315 किसके बारे में होता है? जिसमें अपन यही करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, कि हमारे जितने भी हमें एक फर्स्ट हैंड में देखना है कि हमारे कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो इसके लिए अपन एक पूरा ओवरव्यू लेते हैं एंड देन वी डिसाइड कि हमारे कंपनी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, वी असेस द रिस्क। तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि हमें एज पर ऐसे 315 एक बार हमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। देन 1 सेकेंड। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। अब ये अपना ऐसे 330 से रिलेटेड है, जिसमें अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। तो अपन के पास जितने भी अपन को रिस्क असेस हुए होते हैं उसके लिए अपन को एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। वो रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं या फिर कोई अलग रिपोर्टिंग हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंगली अपन को इसमें रिस्पॉन्ड करना होता है। तो अपन देखें तो अपने ऑब्जेक्टिव्स में 2 ऐसे कंबाइन में आ रहे हैं, ऐसे 315 एंड ऐसे 330। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अभी तक अपन देख लेते हैं कि फ्रॉड की वजह से अगर कुछ मटेरियल स्टेटमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो ऑडिटर की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी अपन को वो देखना है। बट अपन उससे पहले ये समझ लें कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड का मतलब क्या है एज पर दी स्टैंडर्ड्स? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट, TCWG, एम्प्लॉइज or third parties involving the use of deception to obtain an unjust और illegal advantage। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि फ्रॉड एक ऐसा इंटेंशनल एक्ट है जो किसी इंडिविजुअल ने किया है। अब वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है? आपका TCWG हो सकता है, आपका मैनेजमेंट हो सकता है, आपके खुद के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, या फिर कोई बाहर की थर्ड पार्टीज है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और वो क्या कर रहे हैं? वो डिसेप्शन यानी होता है ना धोखेबाजी देना, छुपाना चीजों को। तो आप वो धोखा कर रहे हैं आपके साथ टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। मतलब वो ऐसा धोखा आपको क्यों दे रहे हैं? ताकि उनको कुछ ऐसा एडवांटेज हो सके जो लीगली उसके लिए वो मतलब ऑब्टेन नहीं करते, लेकिन वो इलीगल वे में उस एडवांटेज को ऑब्टेन कर रहे हैं। यानी पूरा अपन फ्रॉड को देखें तो क्या हो गया? ये एक इंटेंशनल एक्ट है। मतलब देखो, ऐसा नहीं कह सकते एरर तो ऐसा होता है कि ठीक है वो गलती से हो गया। फ्रॉड कभी भी गलती से होता नहीं है, उसे जानबूझ के किया जाता है। तो फ्रॉड एक इंटेंशनल एक्ट है जो कि कौन इंडिविजुअल्स कर सकते हैं? TCWG कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, एम्प्लॉयज कर सकते हैं, थर्ड पार्टीज कर सकती है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? डिसेप्शन का यूज होता है, धोखेबाजी का यूज होता है टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब मैं बात आ रही कि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होते हैं, वो 2 तरीके से आ सकते हैं। या तो अपन ने कोई फ्रॉड किया यानी अपन ने इंटेंशनली कुछ काम किया तो उस वजह से आ सकते हैं। दूसरा वो एरर्स के थ्रू भी आ सकते हैं, यानी गलती से अगर एम्प्लॉय से कुछ मतलब उन्होंने गलत एंट्री पास कर दी तो उसके थ्रू भी फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स आ सकते हैं। यानी अपने मिसस्टेटमेंट्स 2 तरह के हो गए, एक तो जो फ्रॉड के थ्रू हुए और दूसरा जो एरर के थ्रू हुए। ठीक है, अपन आगे अपन फ्रॉड की बात कर रहे हैं। तो फ्रॉड अपने कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं, यानी 2 तरीके के से अपन फ्रॉड कर सकते हैं। पहला तो अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दी, और दूसरा या तो हमने असेट्स की चोरी कर ली। यानी 2 तरह के हो गए, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। आगे बढ़ते हैं।
अपन अब देख रहे हैं कि भाई एक इंसान ने फ्रॉड किया, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि भाई उसके पीछे रीजंस क्या रहे कि उसने फ्रॉड किया। देखो कोई भी इंसान आज जगह के बैठे बैठे फ्रॉड नहीं करेगा, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, तो वही रीजंस अपन को देखने हैं। सबसे अपने इसमें 3 रीजंस बताए गए हैं। सबसे पहला इंसेंटिव या प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। मैं एक सेल्स एम्प्लॉय हूँ, मेरे मैनेजर ने मुझे आके बोला कि ये एक सेल्स टारगेट है, आपको इसे कंप्लीट करना होगा इस महीने में, अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगा, और अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इंसेंटिव भी है, प्रेशर भी है कि मुझे इसको कंप्लीट करना ही होगा। तो और जो उन्होंने सेल्स टारगेट दिया वो नॉर्मल कोर्स में पूरा नहीं किया जा सकता, तो अब मैं क्या करूंगी, फ्रॉड करूंगी उस सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए। तो अब ये क्या हो गया, मेरे पे इंसेंटिव और प्रेशर हो गया कि मैं फ्रॉड करूंगी। दूसरा अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है कि फॉर सपोज मेरे पास ये तो हुआ कि इंसेंटिव प्रेशर तो है कि मुझे फ्रॉड करना पड़ेगा अपने सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए, लेकिन जो उसके कंट्रोल्स, मतलब जो सेल्स मैकेनिज्म के पूरे कंट्रोल्स लगा रखे, ऑपरेटिंग कंट्रोल्स लगा रखे, फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगा रखे कंपनी ने, वही बहुत ज्यादा वीक है। अब मुझे दिख रहा है कि देखो मेरे पास इंसेंटिव प्रेशर तो है, लेकिन मुझे दिख भी रहा है कि जो कंट्रोल्स है ना, कि जिस तरह से पूरी सेल्स ट्रैक की जाती है, उसके अमाउंट्स को वेरीफाई किया जाता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है। तो इस केस में क्या मुझे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे फ्रॉड कर सकती हूँ, ताकि मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। तो अगर इस तरह की चीजें कि जो कंपनी के कंट्रोल्स है वो वीक होते हैं, तो एम्प्लॉयज को दिख जाते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई वाह इनके कंट्रोल्स तो वीक है, मैं आराम से फ्रॉड भी कर लूंगी, मतलब अपना जो मेरा काम है वो भी कर लूंगी और मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। तो अगर आपके कंट्रोल्स वीक होते हैं तो वहां पे अपॉर्चुनिटी भी अराइज हो जाती है। तीसरा अपना आता है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है कि फॉर सपोज मुझे इंसेंटिव है, प्रेशर है कि भाई मुझे सेल्स टारगेट मीट करना होगा, मुझे अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि भाई हाँ मैं आराम से कर सकती हूँ, लेकिन मेरा इनर सेल्फ बोल रहा है, मेरा कॉन्शियस बोल रहा है कि नहीं यार भले से सब कुछ चीजें हैं, बट मैं अपने वर्क के साथ बेईमानी नहीं करूंगी, मैं इस तरह का काम नहीं करने वाली, मैं फ्रॉड करके अपने मतलब ना ही कंपनी को मैं खराब करूंगी, ना ही मैं फ्रॉड करके अपनी पोजीशन को बचाना चाहूंगी, मैं नॉर्मल कोर्स के थ्रू ही चलूंगी। एंड अगर टारगेट मीट हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं कोई दूसरी नौकरी देख लूंगी। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, बट अभी इसमें दे रखा है तो अपन ठीक है पढ़ लेते हैं कि अगर आपका रेशनलाइजेशन यानी आपका इनर सेल्फ, आपका कॉन्शियस आपको बोल रहा है कि नहीं आपको फ्रॉड नहीं कर रहा, तो वो भी एक आपका रीजन हो सकता है जिससे वजह से फ्रॉड होते हैं या फ्रॉड नहीं होते हैं। अगर आपका पब्लिक आपका मतलब कॉन्शियस आपका ऐसा बोल रहा है कि भाई ठीक है ना तेरी नौकरी बचनी चाहिए, तू तो कर ले, तेरे को अपॉर्चुनिटी भी है, इंसेंटिव प्रेशर भी है, कर ले फ्रॉड को, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस केस में आप फ्रॉड कर लोगे। तो यहाँ पे यही 3 अपने पास मतलब आप इसे कह सकते हो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, मतलब किन वजहों से आप फ्रॉड कर सकते हो। इंसेंटिव प्रेशर हो, अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, और आपका इनर सेल्फ यानी आपका रैशनलाइजेशन टू एक्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ 1 सेकेंड। हाउ फाइनेंशियल फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी कॉज्ड बाय एंटिटीज। अब ये क्या बोल रहे हैं कि किन किन वजहों से, किन किन तरीकों से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी अपने फ्रॉड का एक पार्ट यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है। तो अपने यहाँ पे नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बी अकम्प्लिश बाय manipulation, falsification, or alteration of accounting records or supporting documentation from which the financial statements are prepared। अभी अपने supporting documents कौन से होते हैं, अपने invoices हो गए, अपने vouchers हो गए, अपने ई-वे बिल हो गए, मतलब कि जिस सारी चीजों को यूज करके हमारी परचेज या सेल रिकॉर्ड होती है, उन डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करना है, यानी अपने जो इनवॉइस होता है, अपना ई-वे बिल होता है, अपनी वेटेज स्लिप होती है, या फिर अपने और भी कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, बिल्टी होती है, अगर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई भी छेड़खानी करी गई है, उनमें अमाउंट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो उसके थ्रू भी हम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यानी ऑब्वियसली अगर वहां पे अमाउंट चेंज कर दिया तो वो रिकॉर्ड्स में भी गलत जाएगा, रिकॉर्ड्स में गलत जाएगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी गलत जाएगा। नेक्स्ट misrepresentation in or intentional omission from the financial statements of events, transactions or other significant information। मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन्स अगर ड्यूरिंग द कोर्स मतलब ड्यूरिंग द ईयर में हुए हैं, हेल्ड हुए हैं, तो उनमें अगर कुछ चेंजेस करना, उनमें मिसरिप्रेजेंटेशन करना, या कुछ जानबूझ करके चीजों को हटा देना, यानी कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं लेकिन उनको आपने रिकॉर्ड नहीं करा, अगर इस तरह की कोई चीजें हुई हैं तो वो भी हमारे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आती है। हम इस तरीके से भी एफएफआर कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीसरा intentional misapplication of accounting principles relating to amounts, classification, manner of presentation और disclosure। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। फॉर सपोज अगर मैं बात करूं इंडेस 40 की, जो बात करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, इंडेस 40 में क्या है कि आपकी जितनी भी असेट्स है वो कॉस्ट मॉडल पे ही आ सकती है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे नहीं आ सकती है। ठीक है, तो अगर इस केस में कंपनी ने क्या किया कि अब उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी उसे भी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे दिखा दिया तो वो गलत है, वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, आपने उसके अगेंस्ट जाकर के काम किया है। तो ऐसे केस में अगर आपने कोई भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का
इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन किया, मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में लिखा है उसके ना जाकर के अपने ही तरीके से किया है, तो भी आप एफएफआर यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फॉल करोगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफन इन्वॉल्व्स, यस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, often involves management override of control that otherwise may appear to be operating effectively. Fraud can be committed by management overriding controls using such techniques. अभी अपने पास और ज्यादा इन डेप्थ में दे रखा है कि किन किन तरीकों से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा सकती है, लेकिन इसमें हमारा डूअर बहुत स्पेसिफिक है कि ये जो अपने पॉइंट्स दे रखे हैं ये कौन कर सकता है। देखो अब उसमें किन का नाम दे रखा है, मैनेजमेंट का दे रखा है। देखो मैनेजमेंट होते हैं एक अपने ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, सबसे अपर पोजीशन में, उसके ऊपर बाकी मेंबर्स वगैरह आते हैं, लेकिन मेंबर्स का रोज की कामों में ध्यान होता नहीं है। तो ये अपना जो मैनेजमेंट होता है ये अपनी अच्छी कंट्रोल में होता है, ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी कंट्रोल को ओवरराइड भी कर सकता है, बिकॉज जब कंट्रोल्स इन्होंने बनाए हैं तो उसको ओवरराइड करना तो कितना ही आसान है। अगर इन्होंने कोई भी रिकॉर्ड्स में चेंज कर दिया, भाई एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स मंगा लिए उसमें चेंजेस कर दिए अपने कैबिन में बैठे बैठे, किसको पता चलेगा। तो अगर इस तरह के कोई मतलब अपने पास सब पॉइंट्स दे रखे, 6 पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन इन तरीकों से मैनेजमेंट ओवरराइड करके अपने कंट्रोल्स को फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर उन्होंने ये वाली लाइन को मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स इस लाइन को अगर ऐड किया है तो आपको ये 6 पॉइंट्स लिखने हैं। जनरल में हम इस तरीके से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखने होंगे। स्पेसिफिक पॉइंट्स अपने ये 6 पॉइंट्स हैं जो भी अपन देखने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इस कीवर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लेना, बिकॉज ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि इसमें आपको पर्टिकुलर क्या आंसर लिखना है। तो अपन अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज यानी झूठी एंट्रीज पास करना। दूसरा इनएप्रोप्रिएटली एडजस्टिंग असम्पशंस और चेंजिंग जजमेंट्स यूज्ड टू एस्टिमेट अकाउंट बैलेंसेस, मतलब जिसमें हम अपने एस्टिमेट्स बनाते हैं, प्रोविजंस होते हैं, डेप्रिसिएशन का मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, बेड डेट्स का प्रोविजन फॉर बेड डेट्स होता है। अगर ऐसे केसेस में हम जो असम्पशंस ले रहे हैं या फिर हमारे जो जजमेंट्स है अगर उनमें कुछ ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जो कि सबने अप्रूव नहीं किए थे, ना ही वो मार्केट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग थे, तो ऐसे केस में वो भी हमारे एफएफआर में आता है। तीसरा ओमिटिंग एडवांसिंग और डिलेइंग रिकॉग्निशन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, मतलब हम जानबूझ के हमारे जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको नहीं दिखा रहे हैं, नहीं छुपा रहे हैं, या फिर उनको जल्दी बुक कर रहे हैं या फिर देर से बुक कर रहे हैं। देखो जल्दी और देर से बुक अपन क्यों करते हैं, फॉर सपोज अगर कोई खर्चा 31 मार्च तक आना था, अब हमने उससे 1 अप्रैल की बात की है तो वो खर्चा नेक्स्ट ईयर चला गया, नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट उठाएंगे टैक्स में, लेकिन हमें ऐसा है कि नहीं हमें आज ही चाहिए तो हम उसको बैंक में रिपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह के अगर हमने ट्रांजेक्शन करे हैं तो वो भी हमारे एफएफआर में आते हैं। Then concealing or not disclosing facts that could affect the amounts recorded in the financial statements, मतलब ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं, फॉर सपोज आप पे एक ऐसा केस चल रहा था जो कि अब इसमें मतलब इतना एडवोकेट ने आपको बता दिया, देखो 90% चांस है आप हारोगे। अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है जो कि आपने बताया नहीं कंपनी को, बिकॉज उस केस में आपको प्रोविजन बनाना होगा, लेकिन आप प्रोविजन बनाना नहीं चाहते और आप उसको छुपा रहे हो, तो वो भी आपके एफएफआर में फॉल करेगा। देन एंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, एक कंपनी ने दूसरे को कुछ बेचा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से 10 कंपनीज की चेन बन गई। तो भाई पहले ने कब बेचा था वो कंपनी, मतलब वो अथॉरिटीज को जब तक फाइंड आउट कर पाएंगी ये वाली जो पहली कंपनी थी तो पार हो चुकी होगी, निकल चुकी होगी, कहीं विदेश में जाके बैठ जाएगी विजय माल्या की तरह। तो अगर इस तरह का केस है तो वो भी आपके एफएफआर में फॉल करता है। देन ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स इन टर्म्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट एंड अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, यानी आपके अगर ड्यूरिंग द ईयर में कुछ इस तरह के सिग्निफिकेंट मतलब होते हैं ना नॉन रेकरिंग ट्रांजेक्शन जो साल में एक बार या फिर 2-3 साल में एक बार होते हैं, तो अगर इस तरह के कोई ट्रांजेक्शन हुए और उनके जो रिकॉर्ड्स यानी कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उनमें आपने कुछ ऑल्टरेशन किया है तो वो भी आपका फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर फॉल करेगा। आगे देखते हैं। अब अपना आ गया मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स का। इसमें पूछा बोला गया है कि अब आप मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स यानी असेट्स की चोरी कैसे कर सकते हो। 1 सेकेंड गाइस। हाँ देखो, तो अब ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के लिए क्या बोल रहे हो, देखो आप कभी भी असेट की चोरी ऐसे नहीं कि आपने कोई बड़ी सी मशीन उठा करके आपने चोरी कर ली, नहीं भाई वो पॉसिबल नहीं है। आप कैसे असेट्स को चोरी करोगे, जो थोड़े साइज में छोटा आपकी जेब में ही आ सके या फिर जिनका मतलब जो जेब में आ सके और जिनका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो इस तरह की असेट्स आप चोरी कर सकते हो। इसमें आप इन्वेंट्री को भी ले सकते हो, फॉर सपोज आप ज्वेलरी सेक्टर में हो तो ऐसा मतलब जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो तो कितनी छोटी होती है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है, तो इस तरीके की आप चोरी आराम से कर सकते हो। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि आप किन किन तरीकों से और आपकी एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स की चोरी कर सकते हो। एंड हाँ एक चीज याद रखना, कैश भी आपका एक तरह का असेट है, करंट असेट है ना आप लोग का, तो वो भी आपका मतलब अगर आपने उसकी भी चोरी करी है तो वो भी आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में आएगा। सबसे पहला एम्बेजलिंग रिसीट्स, यानी मतलब जितना भी कंपनी के पास कोई पैसा आया है किसी कस्टमर से उसको चोरी कर लेना।
फॉर सपोज किसी कस्टमर से पैसा आया था, लेकिन वो पैसा तो मैंने रख लिया और जो कस्टमर का अकाउंट था उसमें मैंने बैड डेट्स दिखा दिए, तो वो पैसा तो मेरे पास आ गया ना। तो इस तरह के अगर हमने काम किए तो वो आपके मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में आएंगे। नेक्स्ट, स्टीलिंग फिजिकल असेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी जो असेट्स है उनकी आपने चोरी कर ली, जो स्मॉल इन साइज तो है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। देन कॉजिंग एन एंटिटी टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव, मतलब आपने एंटिटी से कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज के लिए पेमेंट कर दी जो कभी कंपनी को मिले ही नहीं थे, यानी वो पैसा कहाँ गया, आपकी जेब में गया। यानी हमने जो अकाउंट मतलब आपको पेमेंट करना था कंपनी के थ्रू, आपने वो इसमें पेमेंट के लिए जो अकाउंट था वो किसका डाल दिया, खुद का डाल दिया, फिर हमने किसी रिलेटिव का डाल दिया और वो पैसा किसके पास चला गया, आपके पास आ गया। यानी आपने एंटिटी को किसी ऐसे गुड्स या सर्विसेज के लिए पेमेंट करवा दिया जो कंपनी को कभी मिले ही नहीं थे। देन यूजिंग एन एंटिटीज असेट्स फॉर पर्सनल यूज, इसका एग्जांपल तो भाई सीए स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है। ऑफिस के प्रिंटर को अपने बुक्स छापने के लिए यूज करना, भाई मैंने भी बहुत किया है। अगर हमारा जो मतलब फॉर्म का प्रिंटर होता था उससे हम अपने पूरी पूरी बुक्स को, अपने पूरे पूरे नोट्स को हम पूरा प्रिंट कर देते थे। तो अगर आप तो जो ऑफिस की असेट्स है यानी आपकी जो एंटिटी के असेट्स है उसे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो तो वो भी आपका मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में ही आएगा। देखो हम तो बच्चे थे, हम नई सीए बने थे, उस टाइम तक अगर हम इस तरह की चीजें करी तो ठीक है ना यार, मतलब जब बच्चे होते तब सब कुछ अलाउड होता है, इतना तो चलता है। Then, misappropriation of assets is often accompanied by false or misleading accounts, records or documents in order to conceal the fact. अब हाँ, यही चीज दे रखी है कि अगर आपने किसी एसेट की चोरी करी है या फिर आपने वो जो एम्बेजलिंग रिसीट्स किया था, तो इस केस में आपको हाथ के जो आपके रिकॉर्ड्स हो उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर डिफरेंस दिख गया तो आप पकड़े जाओगे कि भाई यहाँ पे तो इसका बैलेंस मतलब दिखा रहा है कि इसने पे कर दिया लेकिन अभी तो हमारे पास पैसा ही नहीं आया, तो ये पैसा गया कहाँ। तो इस तरह की चीजें ना उठे इसलिए आपको जो अकाउंट है उन्हें प्रॉपर सेटल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इसमें अपन का सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या आएगी, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर। ठीक है, नेक्स्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, owing to the inherent limitations of an audit there is an unavoidable risk that some material misstatements of the financial statements may not be detected even though the audit is properly planned and performed। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा अपने इंटरमीडिएट का ध्यान हो तो उसमें अपन ने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटर पढ़े थे, तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो हमारे इनहेरेंट लिमिटेशंस होते हैं इस वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे रिस्क हों जो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए, हम डिटेक्ट नहीं कर पाए, भले ही हमने अपनी जो ऑडिट को प्रॉपरली प्लान भी किया था, प्रॉपरली उसे एग्जीक्यूट भी किया, परफॉर्म भी किया है इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, आगे इस पर देखते हैं। The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than the risk of not detecting one resulting from error. This is because fraud may involve sophisticated, let me highlight this, sophisticated and carefully organized schemes designed to conceal it, such as forgery। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखो अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से आपने कुछ रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करे, तो अब अगर उस रिस्क में कुछ ऐसे रिस्क हैं जो कि एरर की वजह से हुए और कुछ रिस्क ऐसे हैं जो फ्रॉड की वजह से हुए हैं, तो वो रिस्क जो हमने एरर को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए वो इतना ज्यादा नहीं है बिकॉज वो गलती से हुआ था, किसी का इंटेंशन नहीं था और वो इतने बड़े भी नहीं होते। लेकिन अगर आपने कोई फ्रॉड था वो रिस्क को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, मतलब वो आपने मतलब रिस्क रह गया कि हमने फ्रॉड को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वो बड़ा हो सकता है बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने हो सकता है किसी कंट्रोल का ब्रीच भी किया हो, तो उसे फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपने उसे फाइंड आउट नहीं किया तो वो बहुत बड़ी आगे चल के लाइबिलिटी बन सकती है, मतलब बहुत बड़ा कोई ना हो सकता है, ऐसा फ्रॉड टाइप भी बाहर आ सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ऑडिटर को ध्यान रखना होता है कि भाई ठीक है, एक बार एरर के थ्रू हुए फ्रॉड को मतलब एरर के थ्रू हुए मिसस्टेटमेंट को छोड़ मतलब रह जाए तो चलेगा, लेकिन फ्रॉड के थ्रू हुई हुई चीजों को हमें पक्का पक्का पकड़ना ही होगा। आगे इसमें लाइन क्या लिखी हुई है, दिस इज बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स डिजाइन टू कंसील इट सच एज फोर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड टू द ऑडिटर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉड में क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब अपन होते हैं ना फ्रॉड करने से पहले बैठ के सोचना है भाई कैसे करना है, कौन से कंट्रोल को ब्रीच करना है, कौन किन किन लोगों को अपने साथ मिलाना है ताकि प्रॉपरली अपन चेन बना के फ्रॉड को कंप्लीट कर सके। तो इस तरह से मतलब पूरा
केयरफुली डिजाइन स्कीम होती है, डिजाइन प्लान होता है जिसके थ्रू फ्रॉड होता है, तो उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। और देखो ऑलरेडी वो प्लानिंग के थ्रू हुआ है तो उसको वैसे ही मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे नहीं है कि आपने बस देखा और आपको नहीं मिल गया, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत प्लान्ड होता है, तो उसको आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, कोई चीज डेविएट तो नहीं हो रही है, तब जाकर के आपको फ्रॉड मिलते हैं, बिकॉज वो प्रॉपरली प्लान्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि अगर हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम एरर नहीं फाइंड आउट किया तो ठीक है चलेगा, लेकिन आपके जो फ्रॉड के थ्रू है उसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज उसे एक तो पहली बार आइडेंटिफाई करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। आगे देखते हैं, ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स। अभी उसी से आगे रिलेटेड दे रखा है कि ऑडिटर की एबिलिटी टू डिटेक्ट अ फ्रॉड। अब मैंने जो आपको ऊपर पॉइंट्स बताए थे कि कल्यूजन होता है, लोग मिले हुए होते हैं, कंट्रोल्स का ब्रीच होता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पॉइंट्स दे रखे कि किन वजहों से मतलब क्या फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि ऑडिटर आपके फ्रॉड को फाइंड आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, मतलब कितना सफाई से हमारे जो फ्रॉडस्टर्स उन्होंने काम किया है। अगर उन्होंने बहुत ही सफाई से किया होगा, मतलब सब कुछ ऐसे दिख रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है लेकिन अंदर ही अंदर फ्रॉड है, अगर उन्होंने एकदम मक्खन की तरह काम किया है तो उसे फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। देन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब उन्होंने किस एक्सटेंट तक मैनिपुलेशन किया है। मतलब होता है ना, एक तो होता है कि 100 करोड़ की उसमें उन्होंने 10 लाख का किया है तो वो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ में 10 वो क्या 100 करोड़ में अगर उन्होंने 5 करोड़ का भी कर दिया तो वो पकड़ में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार, मतलब अगर आप कोई चीज बार बार करोगे तो वो भी पकड़ी जाती है कि भाई हर बार इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। मतलब एक बार डेविएशन बहुत समझ में आता है कि कुछ इंडस्ट्री का ट्रेंड होगा, लेकिन हर बार अब तो ना प्रॉफिट कम हो चुका है तो वो चीज पकड़ में आ जाती है। दूसरा एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, मतलब आपने कितने अमाउंट का फ्रॉड किया है, बिकॉज अगर बड़े अमाउंट का किया होगा तो वो भी पकड़ में आ सकता है। एंड डिग्री ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, कितने ऊपर तक की पहुंचे फ्रॉड में। अगर बहुत ऊपर तक के लोग भी इसमें मिले हुए होंगे तो इसे फाइंड आउट करना पॉसिबल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वही बात है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, आगे देखते हैं, रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड। वही बात तो अभी मैंने जो आपको पहले बताई थी कि हमने इंडिविजुअल अमाउंट कितना मैनिपुलेट करा है, अगर वही बड़ा बड़ा अमाउंट कर दिया तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर हम छोटे छोटे अमाउंट में कर रहे हैं तो उसे जल्दी से फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। देन सीनियोरिटी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, मतलब हमारे ये जो पूरे फ्रॉडस्टर्स है उनमें सीनियर पर्सन कितने हैं। वही सेम बात मैनेजमेंट ऑफ ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तो ये अपने इतने फैक्टर्स दे रखे थे, आई थिंक ये अपने कितने 1 2 3 4 5, हाँ 5 फैक्टर्स है जो कि ये बताते हैं कि हम ऑडिटर आपकी जो फ्रॉड है उसे फाइंड आउट कर पाएंगे, हमारी इतनी एबिलिटी है कि हम आपके फ्रॉड को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी कंपनी के अंदर ही होते हैं। तो वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे गिवन थे, ये मैंने आपको ऑलरेडी ब्रैकेट्स बना के दे दिए हैं, आपको इन ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग पॉइंट्स में ही ऐसे याद करना है। एंड ऐसे मतलब जिस क्रोनोलॉजी में इसी क्रोनोलॉजी में आप याद कर लोगे आपको एकदम फिट हो जाएगा। आगे देखते हैं, the risk of the auditor not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than the employee fraud, because management is frequently in a position to directly or indirectly manipulate accounting records, present fraudulent financial reporting, or override control procedures designed to prevent similar frauds by other employees. अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो अपन ने पहले बोला कि अगर हमने फ्रॉड के थ्रू ही मिसस्टेटमेंट्स को फाइंड आउट नहीं किया तो वो ज्यादा रिस्क होगा रादर देन बीइंग थ्रू एरर। अब उसमें फ्रॉड में भी आगे बात कर रहे हैं कि फ्रॉड में भी दो तरह के हो गए, या तो एक एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया, एक दूसरा हो गया मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया। तो वही बात हो गई, अगर आपने मैनेजमेंट के फ्रॉड को फाइंड आउट नहीं किया तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा कि भाई, क्योंकि वो तो मेजर प्लेस में है, और अगर उन्होंने कोई फ्रॉड भी किया होगा तो वो तो बड़े अमाउंट में ही होगा। तो अगर आपने इस तरह की चीज आप फाइंड आउट नहीं कर पाए तो वो बहुत बड़ा रिस्क बनता है। एम्प्लॉय फ्रॉड, देखो एम्प्लॉय में ऐसा होता है कि ऑलरेडी उसके मैनेजमेंट उसे देखे होते हैं, तो एक बार के लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि एम्प्लॉय करके फ्रॉड कर पाए, और स्टिल वो कर रहा है तो वो छोटे अमाउंट में या फिर ऐसे नेग्लिजिबल अमाउंट में ही कर पाएगा, बिकॉज बड़े उसमें किया तो वो पकड़ा जाएगा। तो अगर हमने एक एम्प्लॉय के फ्रॉड को जल्दी से फाइंड आउट नहीं किया तो वो ठीक है, फिर भी एक बार के लिए अंडरस्टैंडेबल है। बट अगर हमने मैनेजमेंट के फ्रॉड को फाइंड आउट नहीं किया तो वो तो भाई बहुत बड़ी गड़बड़ी निकलेगी आगे की, पता चला वो सत्यम वाला केस हो गया। तो मैनेजमेंट के फ्रॉड को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है, और वो ज्यादा डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज वही सेम बात है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल्स में चेंजेस कर सकते हैं, वो पूरा ओवरऑल उसमें कैसे भी अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना भी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको उसे किसी न किसी करके फाइंड आउट तो करना पड़ेगा, बिकॉज उसका रिस्क बहुत बड़ा होता है। आगे देखते हैं, हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है?
फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। बट अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो बुक के एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें अपने दो फैक्टर्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, इंसेंटिव, प्रेशर एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें पहला क्या है, नीड टू मीट एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड पार्टीज टू ऑब्टेन एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग। मतलब उन्हें कुछ एडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, तो उसके लिए थर्ड पार्टी ने उनके सामने कुछ कंडीशन रखी होगी, तो उस कंडीशन को मीट आउट करने के लिए उन्हें फ्रॉड करना पड़ सकता है। तो ये अपना क्या हो गया, प्रेशर हो गया कि उनको पैसा चाहिए, इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, तो इस केस में वो फ्रॉड कर सकते हैं। देन द ग्रांटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट बोनसेस विद अनरियलिस्टिक प्रॉफिट टारगेट्स। ये तो मैंने आप लोगों को शायद बताया था अपना सेल्स वाला एग्जाम्पल से, कि अगर मैंने टारगेट मीट आउट कर दिया तो मुझे प्रमोशन देंगे। तो ये यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जिसमें हमारा इंसेंटिव है। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, इंसेंटिव, प्रेशर की तरीके से। इन्होंने प्रेशर का एग्जाम्पल अलग दिया है, मैंने मतलब इंसेंटिव वाला एग्जाम्पल वही है जो मैंने आप लोगों को दिया था। देन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट इज नॉट इफेक्टिव मे क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। मतलब वही कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला, कि अगर आपके कंट्रोल्स वीक होंगे तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि हाँ, हम आराम से अपना फ्रॉड कर सकते हैं और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। हाँ जी, तो अपने रिवीजन में अपन आगे बढ़ते हैं। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैंने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के एग्जांपल्स की किन किन वजहों से एक इंडिविजुअल आपके फ्रॉड कर सकता है। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, मैंने इंसेंटिव, प्रेशर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी इज थ्रेटन्ड बाय इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और एंटिटी ऑपरेटिंग कंडीशन सच एज इंडिकेटेड बाय। अपने पास एग्जांपल्स गिवन है, मैंने इनको आपको एक ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में जमा के दिया है। सबसे पहला कंपटीशन, आपके मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है। अब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा है तो आपका जो मार्केट साइज है वो कम हो जाएगा, बिकॉज इतने सारे जने बेचने वाले, तो हो सकता है ना कि कुछ कस्टमर्स दूसरों पे शिफ्ट हो जाए, तो आपका जो पर्टिकुलर आपका मार्केट साइज है वो कम हो गया, यानी क्या हुआ, ये लोअर कस्टमर डिमांड हो चुकी है। तो यहाँ पे हुआ अपना लोअर कस्टमर डिमांड। ठीक है, मतलब मैं आपको कनेक्ट करके दे रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। ठीक है, अब अपने पास अगर लोअर कस्टमर डिमांड है, फॉर सपोज अगर मेरी आज कंपनी और मेरा जो पर्टिकुलर मार्केट साइज है उसमें कस्टमर डिमांड मेरी कम हो चुकी है। अब कस्टमर डिमांड कम हो गई, मैं उतना का उतना ही सप्लाई कर रही हूँ, यानी मेरी जो इकोनॉमिक्स का वो कॉन्सेप्ट याद है, तो क्या होगी, अपनी प्राइस नीचे आ जाएगी, बिकॉज हमारी डिमांड नीचे आ चुकी है लेकिन हमारी सप्लाई उतनी है। तो व्हाट वी विल गेट, आर प्राइस विल रिड्यूस। अब अपनी प्राइस अगर रिड्यूस हो जाती है, यानी अपना जो रेवेन्यू वो कम हो जाएगा। खर्चे तो उतने ही हो रहे हैं, फिर अपन ने उसमें कुछ कट डाउन हो किया हो तो ठीक है, लेकिन हमने खर्चे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होंगे। अब खर्चा अगर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएंगे तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, या फिर वो ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, यानी हमारे जो ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपने आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, या फिर वो ऑपरेटिंग लॉसेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्या हो गया, ऑपरेटिंग लॉसेस। अब अपने पास अपन देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कस्टमर डिमांड अपनी कम हो चुकी है, ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, रेवेन्यू भी अपना कम हो चुका है। तो इस केस में क्या हो सकता है, रेकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज भी हो सकते हैं अपने, बिकॉज हो सकता है कि भाई आपके अगर कॉम्पिटिटर्स बढ़ चुके हैं तो आपको अपनी कॉस्ट को मेंटेन करना पड़े, या तो आप ऐसा होगा कि क्वालिटी में करोगे कि भाई मैं क्वालिटी गिरा देता हूँ ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नहीं हो पा रही तो हो सकता है कि आप अपनी जेब से भी पैसा लगाओ कि भाई ठीक है, एक बार के लिए पैसा लगा के हो सके मार्केट में मेरा सामान बिके तो माइट भी मेरी वापस से मार्केट स्टैंडिंग बन जाए। तो हो सकता है कि आप अपनी जेब से भी पैसा लगाओ, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, यानी आपका आउटफ्लो तो हो रहा है लेकिन आपका उतना इनफ्लो नहीं हो रहा है रेवेन्यू के थ्रू। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आपका रेकरिंग नेगेटिव कैश फ्लोज। देन रैपिड चेंजेस, भाई आजकल का जो मार्केट है वो तो मतलब बदलता हुआ जमाना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अपन तो देख ले, अगर आईफोन में, तो आईफोन में काफी मतलब 13, 14, 15, 16 इतनी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। हर हर 2 या 3 महीने में दूसरे ब्रांड्स पे आप नया नया फोन देख सकते हो। तो इस तरह के इतने रैपिड चेंजेस है कि पुराने जो टेक्नोलॉजी होते हैं, पुराने जो फोन्स होते हैं, पुराने लैपटॉप्स, वो लोग यूज करना ही नहीं चाहते हैं। तो अपने इतनी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं तो कंपनी को भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अकॉर्डिंगली अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर उन्होंने खुद को कन्वर्ट नहीं किया तो फिर वो तो कहीं बचेंगे नहीं। एग्जाम्पल नोकिया, उन्होंने खुद को चेंज नहीं किया तो आज मार्केट से वो बाहर निकल चुका है, वरना किसी टाइम पे वो मार्केट लीडर था फोन्स का। तो रैपिड चेंजेस उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न्यू अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अब भाई देखो चेंजेस दोनों तरह के आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल या फिर आपकी इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका हो सकता है आपकी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी, फॉर सपोज आप पे कोई भी अगर रेगुलेशन का एप्लीकेबल है, फॉर सपोज अगर मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ, मेरे को ड्रग्स एक्ट लगता है, तो उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें कोई नए कंप्लाइंस प्रोविजंस आते हैं तो मुझे उससे कंप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कभी भी ड्रग इंस्पेक्शन हो गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्शन इतना मतलब आप कह सकते हो सिग्निफिकेंट चीज़ है, उसमें कुछ भी गलती कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, सीधा आपको जेल या फिर हैवी हैवी फाइन ही लगता है। तो इस वजह से जो भी अगर नए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आते हैं या फिर कोई नए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आते हैं उनका आपको प्रॉपरली ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अपने पास अभी यही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मैंने आपको यहाँ पे वो सारे पढ़ा दिए। आप यहाँ से मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं, या आपको किस क्रोनोलॉजी में पढ़ना है तो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक बार लिंकेज करके दे दिया कि आप किस तरह से आपको पॉइंट्स को याद रखना है। देन आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या गिवन है, एक्सेसिव प्रेशर एग्जिस्ट फॉर मैनेजमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ थर्ड पार्टीज। अभी अपने पास और एग्जांपल्स दे रखे हैं प्रेशर के कि किन किन वजहों से जो मैनेजमेंट होता है उस पर प्रेशर बनता है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द थर्ड पार्टीज, यानी बाहर के लोग कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आप पे लगा देते हैं कि आपको उनको मीटअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप किसी से इक्विटी फाइनेंसिंग कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिलेगी, या फिर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट्स है तो वो भी आपकी फुलफिल नहीं होगी जब तक कि आपने उनको उनकी मनचाही चीज प्रोवाइड नहीं करी। अब मनचाही चीज ऐसी कि आप अचीव कर ही नहीं सकते, तो अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, फ्रॉड करोगे, यानी यहाँ पे क्या आ गया, प्रेशर टू कमिट अ फ्रॉड। तो अपने पास अब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी और ट्रेंड लेवल एक्सपेक्टेशंस। फॉर सपोज आप किसी ना वेंचर कैपिटलिस्ट के पास गए, उसको आपने अपने पुराने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया, उसको बोला कि यार आपका तो प्रॉफिट ग्रोथ का 5% की ग्रोथ है, अब आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आगे भी इसी तरह से वर्क करोगे, तो वो बोल रहे हैं कि आप एक साल इसी तरह से मुझे प्रॉफिट कमा के दो, मतलब कमा के आप दिखाओ, देन जाकर के मैं आप में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अब आप पे प्रेशर आ गया कि भाई इस साल तो थोड़ी सी बैंड बजी हुई कंपनी की, अब मुझे इनसे फाइनेंसिंग लेनी है, तो मुझे उनको अच्छा प्रॉफिट करके दिखाना होगा, तब मैं क्या करूंगा, या तो अपने कुछ फ्लक्चुएशंस करूंगा, कुछ वो क्या कहते हैं अपन फॉल्स सेल्स दिखाऊंगा, या फिर परचेजेस को कम दिखाऊंगा, किसी भी तरह से करके मैं अपने प्रॉफिट को उतना दिखाऊंगा ताकि मुझे जो इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए मुझे वो वेंचर कैपिटलिस्ट से आराम से मिल सके। देन इसी से रिलेटेड पॉइंट है, परसीव द रियल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और सपोज उन्होंने कहा था कि आपको 5% की ग्रोथ दिखानी है, बट मैंने उनको एक्चुअल अपनी फिगर दिखा दी कि भाई इस साल मेरी क्या हालत है, तो इस केस में क्या हो सकता है, वो मुझे मना कर दे कि भाई मैं तो तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, तो मुझे ही इसमें एडवर्स इफेक्ट मुझ में आएगा कि भाई मुझे पैसा चाहिए था काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और मैंने उनको अपनी बिजनेस की भी सच्चाई दिखा दी तो उन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ये भी मुझे प्रेशर है कि अगर मैंने सच्चाई बता दी तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। Then marginal ability to meet exchange-listing requirements or debt repayment or other debt covenant requirements। ये एग्जाम्पल आप थोड़ा सा अपने इंटर में अगर आपको ध्यान हो तो अगर हम कोई भी आईपीओ लेके आते हैं, एफपीओ लेकर आते हैं, तो उसमें कुछ चीजें कही कही जाती है अपन को कि आपके अगर कोई भी ना डिपॉजिट्स है या फिर आपके डिबेंचर्स है उनको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या इनको प्रॉपर आपको प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा, ताकि इन केस ऑफ एनी मतलब कि अगर नहीं आप पे ऑफ कर पाते हो तो कम से कम उनका पैसा अलग से रिजर्व है और उनको पेमेंट हो जाए। तो इस केस में यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, फॉर सपोज आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स लगाता है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज करनी पड़ेगी, देन जाकर के मैं आपको अलाउ करूंगा कि क्या आप मेरे पोर्टल पे, यानी आपका जो पोर्टल होता है एनएससी बीएससी, उस पर जाकर के आप रजिस्टर हो सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा, अगर आपने उनको फुलफिल नहीं किया तो आपको एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स मतलब आपको लिस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, तो इस केस में भी हो सकता है कि आपको फ्रॉड करना पड़े, बिकॉज यहाँ पे भी आपको प्रेशर तो है ही। Then need to obtain additional debt or equity financing to stay competitive, including financing of major research। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस केस में आपको फ्रॉड करना पड़ सकता है टू मतलब सामने वाले इंसान को मनाने के लिए कि प्लीज प्लीज तुम हमारे अंदर इन्वेस्ट करो, बिकॉज अभी हम बहुत अच्छी ग्रोथ स्टेज में हैं। आगे चलते हैं। Information available indicates that the personal financial situation of a management or TCWG is threatened by the entity's financial performance arising from the following। अब यहाँ पे कुछ अपने पास और कह सकते हैं कि प्रेशर के पॉइंट दे रखे हैं। अब ये क्या दे रखे हैं, ये अपने पर्सनल प्रेशर के दे रखे हैं। फॉर सपोज हो सकता है कि आज मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ और मैंने कंपनी को कोई लोन दे रखा है, या फिर कंपनी ने किसी और से लोन दिया था, उसकी गारंटी मैंने दे रखी है, या फिर हो सकता है कि ना मैंने अगर इस तरह का मतलब होता है ना कि सेल्स का टारगेट था उसे मीट आउट कर दिया तो मुझे हैवी कॉम्पनसेशन मिलेगा, हैवी बोनस मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है, मुझे हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे। तो इस तरह की अगर पर्सनल प्रेशर है हमारे तो वो भी हमें फ्रॉड कमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोन दे रखा है, या फिर मतलब मुझे कोई कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, पर्सनल गारंटीज ऑफ डेट्स, दूसरे मतलब कंपनी ने किसी और से लिया है लेकिन गारंटी मैंने दी है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर कॉम्पनसेशन मतलब टारगेट मीट कर दो अच्छा बोनस दूंगा। Then there is excessive pressure on management on operating personnel to meet financial targets established by TCWG। मतलब मैनेजमेंट पे प्रेशर बनाया जा रहा है थ्रू TCWG कि भाई हमने ये जो आपको टारगेट दिए हैं, सेल्स के टारगेट दिए हैं, शेयर मार्केट प्राइस के टारगेट दिए हैं, या फिर आपके जो ईपीएस है उसके टारगेट दिए, वो मीट आउट होने चाहिए, वरना वरना तो हम कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या गिवन है, अपॉर्चुनिटीज का। अब अपने पास इंसेंटिव प्रेशर पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटीज। देखो अभी तक अपन ने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये किस में पढ़े हैं, देखो अपन ने पढ़े थे दो टाइप के फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। अभी अपन किसके फ्रॉड पढ़ रहे हैं, मतलब किसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पढ़ रहे हैं। उसमें अपने तीन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इंसेंटिव प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। उसमें से अपन ने इंसेंटिव प्रेशर के पढ़ लिए, अब अपन अपॉर्चुनिटी के पढ़ रहे हैं। तो आपको समझ में आया अभी अपन चैप्टर में कहाँ पर है, ठीक है आगे देखते हैं।
The nature of the industry or the entity's operations provide opportunities to engage in fraudulent financial reporting that can arise from the following. अब अपने पास ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स के लिए भी मैंने क्रोनोलॉजी बनाई है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहला सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। भाई ये तो सबसे बड़ा मतलब होता है ना अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वो रिलेटेड पार्टी के साथ ही है। भाई रिलेटेड पार्टी के साथ अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो एएलपी यानी ऑनलाइन प्राइस पता लगाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज़ दोनों ही पार्टीज एक दूसरे की सगी हैं। अगर हमने उसको एक्सटर्नल मतलब सामने वाली पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा भी तो वो तो बोलेगी हाँ बिल्कुल अमाउंट मैच है, या फिर हम मतलब जब तक हम इसके होता है ना कि बिल्कुल पैरेलल में किसी अदर एंटिटी मतलब जो कि रिलेटेड पार्टी नहीं है उसके ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे ये जो रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुए जिन भी सर्विसेज को लेकर के जिन भी गुड्स को लेकर के उनके हम एक्चुअल प्राइस या फिर उनका एक्चुअल बैलेंसेस पता लगा ही नहीं सकते हैं। देन यूज ऑफ बिजनेस इंटरमीडिएट फॉर विच देयर अपीयर्स टू बी नो क्लियर बिजनेस जस्टिफिकेशन। अब ये थोड़ा इसी से रिलेटेड हो गया कि हमने एक बिजनेस इंटरमीडिएट मतलब मैंने सोनली एक बिजनेस मतलब कंपनी को उससे कुछ ट्रांजेक्शन करने के लिए जो मुझे अपनी पर्सनल कंपनी के लिए अलाउड नहीं था, मतलब अपनी कंपनी के थ्रू अलाउड नहीं था, वरना मैं पकड़ा जाता। तो इसके लिए मैंने क्या कि एक अलग कंपनी बना दी, उसका मतलब मैंने दिखाया तो सही कि वो ऐसे प्रॉपर कोई ना गुड सर्विस का काम करिए, लेकिन उसका जो एक्चुअल काम मैं उसे करता था कुछ और ही करता था। तो इस तरह के अगर मैंने बिजनेस इंटरमीडिएट का यूज किया है तो ये भी अपने एक तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ गया, बिकॉज भाई देखो वो किसके हिसाब से काम करिए ऐसा मैं कह रही हूँ, तो अगर कोई भी हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही सकती है, बिकॉज दोनों को मैं ही चला रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी तरीके से काम हो। तो अगर इस तरह की आप चीज़ों को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कंट्रोल्स भाई आप कितने भी कंट्रोल्स लगा लो इसको एक्चुअल में बिल्कुल प्रॉपर्ली फाइंड आउट करने के लिए तो भाई ऑर्डर ऐसा दमदार होना चाहिए ना कि बिल्कुल होता है ना बाल की खाल निकालने वाला, वैसा होगा तब जाके कि ये चीजें पकड़ में आती हैं। Then significant, unusual or highly complex transactions, especially those close to period end, that pose difficult substance over from questions। मतलब अगर आपको ऐसे कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहा, एक कंपनी दो कंपनी तीन कंपनी ऐसे 25 कंपनीज एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है तो समझ ही नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ पे थी। 25वीं कंपनी को पकड़ने बैठे तो जो पहली कंपनी थी तो भाग जाएगी कहीं पे। तो अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कि आपने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो। देन significant operations located or conducted across international borders in jurisdictions where differing business environments and cultures exist। भाई अगर आपने अपने ऐसे लोगों के साथ मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स यानी फॉर सपोज नेपाल, मैंने नेपाल की मतलब वहाँ पे भी कोई कंपनी थी उसके साथ ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स करे जिससे कि मतलब हो सकता है ना टैक्स से रिलेटेड ही मैंने कुछ इवेजन करने के लिए वो ट्रांजेक्शन्स कर लिए। तो अगर मैंने इस तरह की कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे ट्रांजेक्शन करे जहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट यानी मेरे यहाँ पे बिजनेस अलग तरीके से होता है, वहाँ पे बिजनेस अलग तरीके से होता है। अगर मैंने इस तरह के काम किए हैं तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो जो सामने वाली कंपनी है उसको अपनी कंपनी के जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो कैसे जाके पकड़ेंगी, भाई उनका तो वहाँ पे वही नहीं लगता, मतलब क्या कहते हैं जुरिसडिक्शन ही नहीं लगता है। देन आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट बैंक अकाउंट्स और सब्सिडियरी और ब्रांच ऑपरेशंस इन टेक्स हेवन जुरिसडिक्शन। भाई ये भी बहुत ही ज्यादा कॉमन एग्जांपल है आपके पूरे अपॉर्चुनिटी वाले में कि आपके जो बैंक अकाउंट्स है वो टैक्स हेवन जुरिसडिक्शन में है, यानी दुबई वगैरह जैसे। अब तो दुबई में फिर भी थोड़ा सा टैक्स आ चुका है, फिर भी इतना टैक्स नहीं जितना भी हमें इंडिया में भरना पड़ता है। तो ठीक है दुबई में हो या फिर कोई अपन कहते हैं ना स्विस बैंक, वहाँ पे अपन अपना अकाउंट बना रखे हैं, वहाँ पे तो भाई पता नहीं कितना का काला धन पड़ा हुआ है। तो इस तरह के अगर आपने कोई बैंक अकाउंट बना रखे हैं ट्रांजेक्शन तो वो भी आपके अपॉर्चुनिटी बनते हैं। Then assets, liabilities, revenues or expenses based on significant estimates that involve subjective judgments or uncertainties that are difficult to corroborate। One second guys। तो हमने इस पॉइंट में क्या दिया था कि फॉर सपोज आपने कुछ इस तरह के प्रोविजंस बनाए हैं, एसेट में आ रहे हैं, लाइबिलिटी में आ रहे हैं, जिनमें बहुत ही सिग्निफिकेंट आपने जजमेंट्स लिए हैं। अब जजमेंट ऐसे हैं कि भाई कोई भी पर्टिकुलर इंसान लेगा उसका जजमेंट अलग होगा, कोई दूसरा लेगा उसका जजमेंट अलग होगा। तो इसको सब्सटैंशिएट करना है, यानी कि इसका कोई तो बेस होगा। ठीक है मैं ये कहती हूँ कि प्रोविजन आप एक्चुअल अमाउंट बिल्कुल नहीं निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई एस्टिमेटेड अमाउंट पे निकाल रहे हो तो उसके पीछे भी तो कुछ आपको प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए जिसके बेसिस पे उसे सब्सटैंशिएट कर सको कि भाई मैंने इतना अमाउंट निकाला है। लेकिन अगर आप मतलब उस चीज़ को सब्सटैंशिएट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल ही आपका जजमेंट चल रहा है वहाँ पे, तो इस केस में भी आपके हो सकता है कि आपने फ्रॉड किया हो। फॉर सपोज हो सकता है कि आपको अभी तो टैक्स कम देना है तो आपने प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा दिया ताकि आपका जो पी&एल है उसमें एक्सपेंस चढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरह की हरकतें करी हैं तो भी आपका आप कह सकते हैं कि आपकी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आपने इस तरह के एस्टिमेट में गड़बड़ करी है जिनको सब्सटैंशिएट करना, कोलैबोरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। A strong financial presence or ability to dominate a certain industry sector। For suppose हम ये क्या बोल रहे हैं, अपन अगर बात करें रिलायंस में, रिलायंस जियो की अभी टेलीकॉम सेक्टर में सबसे मतलब एकदम होता है ना मेजर जाइंट बन के जियो बैठा है, सबको खा गया। वोडाफोन, एयरटेल और अपना एक और कौन है,
हाँ, ये तो मेजर में तो वोडा वी चल रहा है, उन दोनों को तो साथ में आके मर्जर करना पड़ गया ताकि वो जियो के सामने अपने आप को टिका के रख सके। तो अगर इस तरह के जो मेजर जायंट्स होते हैं, जो पूरी इंडस्ट्री को अपने अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, तो भई वो तो अपना मन चाहे कुछ भी कर सकते हैं। उनको पूरा पता है भई इंडस्ट्री किस तरह से वर्क कर रही है, अगर उन्होंने इतना सा भी कहते हैं इंडस्ट्री में हलचल मच जाएगी। तो अगर इस तरह के जो मेन डोमिनेटिंग पार्टनर्स होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी भी है उनके पास बिकॉज़ उनको भई जायंट्स है वो तो। तो ये भी अपना एक एग्जाम्पल हो गया अपॉर्चुनिटी का। देन आगे देखते हैं। अब अपने पास ही मतलब बिल्कुल छोटे-छोटे से टॉपिक्स दे रखे हैं, ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक बार अपन रीड आउट कर लेते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर पूरे ओवरऑल प्रोसेस पे मॉनिटरिंग रखता है, वो इफेक्टिव नहीं होगी बिकॉज़ द डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल पर्सन मतलब जो पूरा मैनेजमेंट है उसमें डोमिनेशन मतलब पूरा मतलब होता है ना राज एक इंसान का चल रहा है, वो जैसे बोल रहा है वैसे ही काम होगा। तो कोई प्रॉपर्ली चीज़ों को देखना भी चाह रहा है, तो वो नहीं बोल रहा है कि नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। भई उसने खुद ने कुछ गलती कर रखी है तभी बोल रहा है, भई तुम मत देखो वरना पकड़े जाओ मतलब मैं पकड़ा जाऊँगा। तो अगर कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंसान जो डोमिनेट करता है पूरे आपके मैनेजमेंट को, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आपका जो मॉनिटरिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगा। देन ओवरसाइट बाय टीसीडब्ल्यूजी ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड इंटरनल कंट्रोल इज़ नॉट इफेक्टिव। जो टीसीडब्ल्यूजी का ओवरसाइट होता है वो हर चीज़ को एक बार देखते हैं कि भाई सब चीज़ें प्रॉपर्ली चल रही है, नहीं चल रही है। हाँ जी, अपने नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है देयर इज अ कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज एविडेंस्ड बाय द फॉलोइंग। अब अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स या फिर अनस्टेबल है वो किस वजह से हो सकता है, फिर अपन उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दैट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एंटिटी मतलब आपको ये नहीं पता चला है कि इसमें कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसा है, किसका है मतलब कि ऊपर एमडी डायरेक्टर कौन है वही हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो भाई ये कैसा स्ट्रक्चर है कि हमें अपने एमडी डायरेक्टर सीएफओ वही नहीं पता चल पा रहे हैं या फिर जो सीएमडी वही हमें पता नहीं चल पा रहे। तो इस तरह का अगर है तो यानी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देन ओवरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग अनयूजुअल लीगल एंटिटीज और मैनेजरियल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। भाई एक चीज को चेक करने के लिए 10 लोग ऊपर आपके सुपरवाइजर में बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं। भाई इतनी ज्यादा मेकर चेकर भी नहीं चाहिए थे, एक जना ही हो वो काफी है। भाई इतने ज्यादा लगा रखे इतने लेवल से चेक होके जा रहा है, भाई काम ही नहीं हो पा रहा है। एक काम जो 1 घंटे में हो जाना चाहिए तो उसमें 10 घंटे लग गए क्योंकि इतने ज्यादा वो थे चेकिंग पॉइंट्स कि सबने चेक करते 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 इतना टाइम लगा दिया उसमें। तो इतना भी आपका वो नहीं होना चाहिए कि इतने ज्यादा आपकी लीगल एंटिटीज है, मैनेजरियल लाइंस है जो हर चीज को आपके चेक करते हुए निकाल रहे हैं। हाई टर्नओवर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, लीगल काउंसिल और टीसीडब्ल्यूजी। भाई अगर आपका जो सीनियर मैनेजमेंट होता है यानी आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीई होते हैं, वही आपके बार बार चेंज होते जा रहे हैं। भाई ये तो आपके कोर मैनेजमेंट होता है, ये जब तक आपके होते नहीं है, जब तक 15 20 साल 25 साल कंपनी में रहते हैं तब जाकर के वो कंपनी की तरफ से सोच पाते हैं, कंपनी को चलाने के लिए आइडियाज दे पाते हैं। भाई देखो अगर मैं आज किसी कंपनी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं आती हूँ उनको एडवाइस नहीं दे सकती भाई तुम ऐसे काम करो तुम ऐसे काम करो। भाई पहले मुझे उनका बिजनेस समझना होगा, इंडस्ट्री को समझना होगा, इंडस्ट्री भी कैसे रन करती है, क्या ट्रेंड रहते हैं इंडस्ट्री के। तब तक मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आएगी, मैं कंपनी को कुछ भी एडवाइस नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे लोग जो मतलब इतने टाइम के लिए रहते हैं तब जाके वो इस पोजीशन में आ पाते हैं कि वो कुछ कंपनी की भलाई के लिए काम कर सके। भाई लेकिन यहाँ तो लोग ही छोड़-छोड़ के जा रहे हैं बार-बार, तो भाई जो भी नए लोग आएँगे उनको तो फिर वापस से स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? ये लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए टिकने चाहिए, अगर वही लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिक रहे तो यानी आपका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट्स आर डेफिशिएंट एज़ अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपकी जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो भी डेफिशिएंट है। उसके रीज़न्स क्या दे रखे हैं आपने? इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मतलब जो कंट्रोल्स हैं उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। हाई टर्नओवर रेट्स और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल ऑडिट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टाफ दैट आर नॉट इफेक्टिव मतलब आपकी जो अकाउंटिंग इंटरनल ऑडिट इनसे रिलेटेड स्टाफ है उनमें हाई टर्नओवर मतलब वो भी बार बार छोड़ के जा रहे हैं, नए लोग आते जा रहे हैं। तो ये भी आपका एक हो सकता है कि इंटरनल कंट्रोल में आपकी डेफिशिएंट पार्ट दिखाता हो। एंड अकाउंटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट आर नॉट इफेक्टिव मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है या फिर आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके थ्रू आपके सारे ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई होते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं एंड वो जीएल में ट्रांसफर होते हैं, वही आपका प्रॉपर नहीं है। तो ये भी आपका एक इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट की पार्ट है। तो अपन ने अब यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी को भी कवर कर लिया। देखो अभी तक अपने दो कर लिए, इंसेंटिव प्रेशर अपॉर्चुनिटी किसमें कवर किए? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। तो अपने पास अब नेक्स्ट क्या आ गया, कौन सा प्रोड्यूस फैक्टर आ गया? एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। तो इसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स गिवन थे तो मैंने आपको 7 पॉइंट्स टोटल में इसमें करवाने वाली, मोर देन सफिशिएंट है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 पॉइंट्स लिख के आओगे कहीं आपके मार्क्स नहीं जाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेसिव पार्टिसिपेशन इन और प्री ऑक्यूपेशन विद द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई आपका ये जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसीज की डिटर्मिनेशन में क्यों घुस रहा है इतना? इसको क्या मतलब है? इसका तो अकाउंट से कोई रिलेशन भी नहीं है, फाइनेंस से कोई रिलेशन नहीं है, फिर इतना इसमें दिमाग क्यों लगा रहा है? तो यहाँ पे आपको रैशनलाइजेशन दिख रहा है कि भई ये जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये कहीं न कहीं कुछ फ्रॉड करने की तो नहीं सोच रहा, तभी इसको इतना मज़ा आ रहा है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में जानने में। तो ये आपका एक एग्ज़ाम्पल हो गया।
non-financial management with participation. Then excessive interest by management in maintaining और increasing the entity stock price. अब आपको जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भाई जो एंटिटी का स्टॉक प्राइस है वो तो या तो करंट लेवल पे चलता रहे या फिर और इंक्रीज हो, भाई कम नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपको स्टॉक प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए, आपके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट का इस तरह का इंटरेस्ट दिख रहा है तो यहाँ पे भी एक रैशनलाइजेशन दिख रहा है कि भाई ये तो अपनी स्टॉक प्राइस मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो फ्रॉड कर रहे होंगे पक्का से, बिकॉज अब इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज तो नीचे जा रही है, ये ऊपर कैसे जा रहे हैं। तो ये एक आपके पास फ्रॉडेस्ट फैक्टर हो गया। Then, an interest by management in employing inappropriate means to minimize reported earnings for tax motivated reasons by management अपना क्या कर रहा है, जो उनका प्रॉफिट है उसे कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि प्रॉफिट अपन अपनी आईटीआर में कम रिपोर्ट करेंगे, हमारा टैक्स कम बनेगा। तो अगर इस तरह की कोशिश की जा रही है तो यहाँ पे भी आपका फ्रॉड रिस्क फैक्टर बनता है। देन नो हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, भाई तुम तो पुराने पापी हो, तुम्हारे तो पहले से तुमने सिक्योरिटीज लॉ के लॉज एंड रेगुलेशंस के वायलेशंस करे हुए हैं, यानी कि तुम तो पुराने पापी हो, तुम तो दोबारा इस तरह के काम कर सकते हो। देन लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट, भाई सीनियर मैनेजमेंट में तो सबसे ज्यादा मोरल होना चाहिए, उनको वो बार बार उसे बोलना चाहिए कि हाँ भाई हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, नहीं कर रही तो हम उनको एकदम बूस्ट कर देंगे। तो अगर भाई जो हमारा सीनियर मैनेजमेंट है वो ये बोल रहा है कि हाँ भाई चल रहे तो हमको क्या मतलब, अरे तो 2 दिन 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो रखा है, जो चल रहा है चलने दो। अगर भाई आपकी सीनियर मैनेजमेंट में ही इतना लो मोरल है तो यहाँ पे भी आपका एक फ्रॉड फैक्टर बनता है, बिकॉज इतना ध्यान ही नहीं देंगे भाई क्या चल रहा है कंपनी में। देन डिस्प्यूट बिटवीन शेयर होल्डर्स, भाई आपस में लोग ही लड़ लिए, भाई जो उनके मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स है उनमें आपस में लड़ाई चल रही है कि भाई चल क्या रहा है इस कंपनी में, नहीं तू गलत बोल रहा है, तू नहीं तू गलत बोल रहा है। अगर इस तरह की बातें चल रही है तो यहाँ पे भी आपका फ्रॉड फैक्टर बनता है। लेकिन इससे ध्यान रखना है क्लोजली हेड कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी की बात नहीं हो रही है। अभी पब्लिक कंपनी में इतने सारे लोग होते हैं, 4,000 6,000, कहाँ पे लड़ने बैठेंगे भाई। तो ये सिर्फ चीज क्लोजली हेड कंपनी में ही हो सकती है। Then, the relationship between management and the current or predecessor auditor is strained as exhibited by the following। मतलब अभी जो मैनेजमेंट और जो ऑडिटर है वाली प्रीवियस हो या फिर अभी करंट हो उसके साथ उसके रिलेशंस बेकार चल रहे हैं, स्ट्रेट चल रहे हैं। अब किन किन वजहों से हो सकता है, frequent disputes with the current or predecessor auditor on accounting auditing and reporting matters। मतलब जो ऑडिटर बोलता है कि नहीं हमें हमें ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए, मैनेजर बोल रहा है नहीं रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर इस तरह के डिस्प्यूट चल रहे तो ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया। Then unreasonable demand on the auditor such as unrealistic time constraint regarding the completion। मतलब बोल रहे हैं कि आज तुम लोग आ गए ना 2 दिन में ऑडिट कर दो, तीसरे दिन तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन करके मुझे भेज देना। भाई इस तरह की जल्दी थोड़ी होता है, तुम भाई 200-300 करोड़ की कंपनी इतनी जल्दी ऐसे कर सकते हैं हम। तो अगर इस तरह के आपके टाइम कॉन्स्टेंट्स लगा रहे हैं तो ये भी एक रीजन हो गया। Restrictions on the auditor that inappropriately limit access to people or information or the ability। मतलब वो भाई जो कंपनी के लोग हैं उनसे बात नहीं करने दे रहे, भाई तुम इनसे बात नहीं करोगे, तुम इनसे बात नहीं करोगे, तुम्हें जो पूछना बस मुझसे आके पूछो, मैं अकाउंट से हेड हूँ, मैं फाइनेंस का हेड हूँ ना, बस मुझसे पूछो और किसी से तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये कैसे चलेगा, हमें पूछना पड़ेगा ना लोगों से कि कंपनी में काम कैसे होता है, कोई हमें अदर देन फाइनेंस कोई चीज पूछे तो हम वो भी पूछेंगे, लेकिन तुम तुम्हें पूछने ही नहीं दे रहे हो। तो ये भी एक रीजन हो गया। Restriction on inappropriate limit access. Dominating management behavior in dealing with the auditor, especially involving attempts to influence the scope of the auditor's work on, or the selection of containers or the person assigned of the personnel assigned to or consulted on the audit engagement। मतलब अभी मैनेजमेंट डोमिनेटिंग नेचर दिखा रहा है अपना, बोल रहा है कि ना आपकी फीस हम मतलब आपकी फीस को भी हम वो रखेंगे, लिमिट में रखेंगे, आपका स्कोप भी देखो। आप ऐसे नहीं कि पूरी कंपनी को चेक करने बैठो, ठीक है आप ऑडिट करने आ रहे हो लेकिन आपके पास ये चीजें चेक करनी है, फाइनेंशियल आपको फाइनेंशियल को इतने इतने पॉइंट चेक करने हैं, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब एकदम सही हम बता रहे हैं आपको। भाई इस तरह से थोड़ी चलता है, मुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्टिंग देनी है तो बोले 3 आइटम चेक करके रिपोर्टिंग दे दो, नहीं मैं तो नहीं दे सकता, तुम्हें हर चीज चेक करवानी पड़ेगी तब जाकर मैं आपको रिपोर्टिंग दूंगा। और फीस में अगर कॉन्स्टेंट करो भाई तुम्हारे में इतनी सारी चीजें करो तो मेरी फीस को कैसे कम कर सकते हो। तो भाई अगर आपके इस तरह की डिस्प्यूट चले तो ये भी है, हो सकता है रीजन कि भाई मैनेजमेंट ने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो और वो चाहते हैं कि तुम इन आइटम्स को चेक नहीं करो ताकि वो पकड़ी नहीं जाए, तो ये भी आपका एक रीजन बनता है। हाँ जी, तो अपन क्या देखने वाले हैं, मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में जो फ्रॉडेस्ट फैक्टर्स होते हैं उनके एग्जांपल्स। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, इंसेंटिव प्रेशर। अब इंसेंटिव प्रेशर में 2 तरह के रीजंस अपने रह सकते हैं, एक तो पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कि भाई हमारी कोई पर्सनल हमें लोन की रीपेमेंट करनी हो तो उसमें से हम चोरी करें, या फिर हमारे कोई एडवर्स रिलेशनशिप विद द कंपनी हो। अब एडवर्स रिलेशनशिप के क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो नीचे अपने पास गिवन है। सबसे पहला नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय लेऑफ्स, मतलब आपको कहीं ना कहीं से जानकारी मिलती है कि एम्प्लॉय ले ऑफ वो क्या अपने जो कंपनी है वो ले ऑफ करने वाली है और उसमें आपको भी नाम है तो आपको लग रहा है कि यार मेरे को निकालने वाले हो, ठीक है मैं तुम लोग की ऐसी चोरी करता हूँ कि तुमको बड़ा नुकसान हो जाएगा।
रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, या फिर आपके जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसमें कुछ नए चेंजेस किए गए। अभी तो पहले तक तो ये था कि इस साल आपको अच्छा बोनस हाइक मिलेगा, लेकिन अब कंपनी ने बोले कि नहीं, इस साल हम कोई भी बोनस हाइक नहीं देने वाले। तो आपको लगा कि यार पूरे साल तो हमसे हमसे मेहनत भी करवा लिया और हमें आप बोनस हाइक भी नहीं दे रहे हो। तो ये भी आपका एक रीजन बनता है फॉर द एडवर्स रिलेशनशिप। देन प्रमोशन कॉम्पनसेशन और अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद एक्सपेक्टेशन। फॉर सपोज आज मैं एज एन एसोसिएट काम करी थी, अब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि भाई मुझे कम से कम भी नहीं तो 15% का मेरी सैलरी में हाइक मिलेगा, लेकिन उन्होंने मुझे 7-8% दिया। तो मुझे वापस से वो मतलब कह सकते हैं एडवर्स रिलेशनशिप बन गया कि यार मैंने इतना काम करके दिया, मेरी एक्सपेक्टेशन 15% की थी, बट उन्होंने मुझे सिर्फ 7-8% दिया है। तो ये भी आपका एक रीजन बनता है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में क्या था कि आपको भाई दिखना चाहिए कि आप चोरी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो वो क्या क्या एग्जांपल्स दे रखे हैं। सबसे पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड। भाई तुम कैशियर हो, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, तुमने उसमें से कुछ अमाउंट को क्या पैसा निकाल लिया और तुम, अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्यों किया गया, क्योंकि आपका कंट्रोल सीख है, आप खुद ही उसमें रिकॉर्ड्स में भी चेंजेस कर पाए। फॉर सपोज अगर आपने 10,000 रुपये निकाले तो 10,000 तुमने राइट ऑफ कर दिया, किसी भी तरह से करके उसको घुमा दिया ताकि तुम्हारा बैलेंस हमेशा मैच होता रहे। तो यही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में आता है कि भाई तुमने रिकॉर्ड्स भी चेंजेस कर लिए और उसमें एक्चुअल में भी उसकी चोरी कर ली। देन इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई इन वैल्यू। फॉर सपोज गोल्ड की चीजें कितनी छोटी होती है लेकिन उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा होती है। इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स सच एज बियरर बॉन्ड्स, डायमंड्स और कंप्यूटर चिप्स। यानी आपके कुछ ऐसे एसेट्स जो फटाफट से आपके कैश में कन्वर्ट हो जाए। भाई अगर आप एसेट लेके घूमोगे तो आप पकड़े जा सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे कैश में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आप पकड़े ही नहीं जाओगे। तो ये भी आपका एक अपॉर्चुनिटी बनता है। फिक्स असेट विच आर स्मॉल इन साइज मार्केटेबल बाई सेम, बट अगर जो आपके फिक्स असेट्स है वो साइज में छोटे हैं, मार्केटेबल है, बाय वैल्यू भी उनकी अच्छी है, तो इस केस में भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि हाँ भाई मैं फ्रॉड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो अभी तक अपन ने पढ़ा कि किन किन वजहों से मतलब आप फ्रॉड कर सकते हो, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए कि यहाँ पे आप फ्रॉड कर सकते हो। अब नेक्स्ट अपने पास दे रखा है कि अगर आपकी जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो भी इनएडिक्वेट है, तो ये आपके जो रीजन है ऊपर उनको बढ़ा देते हैं कि हाँ भाई अब तो आप आराम से फ्रॉड कर सकते हो। तो अपने पास नीचे क्या दे रखे हैं कि आपके कहाँ कहाँ पे आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो वीक हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, जिस वजह से आपके अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि आप फ्रॉड कर सकते हो। तो सबसे पहला, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। भाई आपने जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो वही प्रॉपर्टी नहीं कर रखा, जो कैश मेंटेन कर रहा है वही रिकॉर्ड्स में भी वो एंट्री पास कर रहा है, तो ये यहाँ तो होगी ना आपकी गड़बड़ी, यहाँ पे हो गई फ्रॉड। देन इनएडिक्वेट ओवरसाइट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। भाई देखो अगर कोई एम्प्लॉइज एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसके रियम्बर्समेंट के बिल्स कौन चेक कर लेगा, मैनेजमेंट चेक कर लेगा। लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट ही खर्चे कर रहा है उसको कौन चेक करने वाला है, तो वो भी चीज होनी चाहिए कि भाई उनके खर्चों को भी चेक किया जाए। क्योंकि देखो एम्प्लॉय तो छोटे खर्चे करेगा, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो बड़े बड़े खर्चे करता है, तो उसकी भी एक पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देन वो देखो इसमें इतने सारे पॉइंट्स, मैं सारे पॉइंट्स नहीं करा रही, मैंने आपको 6 पॉइंट्स इसमें मार्क करे, वो अपन देखेंगे। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू असेट्स। भाई असेट्स की रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर्ली नहीं करी जा रही। भाई जितने असेट्स इसमें दिख रहे हैं उतने अपन को बुक्स में नहीं दिख रहे, जितने बुक्स में दिख रहे उतने फिजिकल नहीं दिख रहे, तो भाई इनकी रिकॉर्ड कीपिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरी और फिक्स्ड असेट्स। भाई पे जो फिजिकल सेफगार्ड्स है वही प्रॉपर नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एंट्री है जो कैशियर है वो दोनों सेम है, मतलब जो एंट्री पास कर रहा है जो मेंटेन कर रहा है वो दोनों सेम है। या फिर किसी और तरीके से जब गुड्स बाहर जा रहे हैं, इन्वेंटरी बाहर जा रही है आ रहे हैं, तो प्रॉपर्ली गुड्स इशू नोट या गुड्स रिसीट नोट बन ही नहीं रहे, तो ये भी आपका एक कारण बनता है कि हाँ भाई आपके अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्रॉड करने की। देन लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ असेट्स। जो आपके असेट्स होते हैं देखो टाइम टू टाइम इनका रिकंसिलिएशन होता रहना चाहिए कि भाई अगर फॉर सपोज मैंने आज 1 तारीख को बैठ करके सारे जितने भी असेट्स हैं बुक से मैच कर लिया कि हाँ जितने बुक्स है उतनी ही मेरे पास एक्चुअल में भी है। तो वैसे नहीं कि मैंने छोड़ दिया 2-3 सालों के लिए कि हाँ भाई ठीक है देखा जाएगा एक बार फिर तो मैंने रिकंसिलिएशन कर ही लिया ना। नहीं भाई ऐसा नहीं चलता है, आपको उसे टाइम टू टाइम देखना होगा। फॉर सपोज अगर मैंने 1 तारीख 1 अप्रैल को देख लिया तो मैं अगले साल के एंड में एक बार और देख लूंगी कि भाई सब चीजें वैसे रिकंसिल है या नहीं है। देन लैक ऑफ टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। भाई जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है, गलत अमाउंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें चल रही है तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है कि हाँ भाई फ्रॉड किया जा सकता है। तो अपने ये पॉइंट्स हो गए, आगे देखते हैं। अब अपना आ गया इसमें लास्ट फैक्टर रैशनलाइजेशन, उसके एग्जांपल्स। रैशनलाइजेशन क्या बताया था, आपका एटीट्यूड कि भाई हाँ ठीक है कर लेते हैं फ्रॉड, वैसे भी तो बेकार कंपनी है, मेरे साथ कौन सा अच्छा किया कि मैं इसके साथ अच्छा करूँ। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डिसरिगार्ड फॉर द नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मतलब आपको दिख रहा है कि आपके जो असेट्स है उस पे मतलब कि ना वो चोरी होने के बहुत डर है। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी। भाई ज्वेलरी पे इतना ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज देखो इतने छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कि एक आइटम गायब हो गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपके फिजिकल सेफगार्ड्स होते हैं। लेकिन अगर मैनेजर बोल रहा है कि नहीं ठीक है ऐसे पड़े रहने दो, कमरे में पड़े, कमरा लॉक है ना बस ठीक है पड़े रहने दो, अब पीछे से कमरा आके कोई खोले ताला को खोल,
का उसका तोड़ दे या फिर कोई लेके चला जाए, कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह के आपने सोचेगा कि भई ठीक है, रहने दो, इतने ज़्यादा फिज़िकल सेफगार्ड्स की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि भई तुम खुद ही चोरी करने के उसमें हो कि ठीक है, एक ताला ही लगा होगा तो ताले को तो तोड़ा या खोला और मैं चोरी करके निकल जाऊँगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें दिख रही है तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं इस संबंध में फ्रॉड करने की बात चल रही, चोरी करने की बात चल रही है। Then disregard for internal control or misappropriation of assets by overriding existing controls। भाई जैसे मैंने आपको बताया, खुद मैनेजमेंट ही ओवरराइड कर रहा है कंट्रोल्स को, तो यहाँ पे तो साफ-साफ दिख रहा है कि भाई इनके कहीं न कहीं चोरी करने के लक्षण तो है। Then behavior indicating displeasure or dissatisfaction with the entity। मतलब होता है ना कि उनका, अभी बताया था एडवर्स रिलेशनशिप, कि भाई इनके नेचर को देख के लग रहा है कि कंपनी से खुश नहीं है और कुछ गड़बड़ कर सकते हैं ये कंपनी के साथ। देन चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल। भाई अचानक से जो इंसान अभी तक तो कंपनी के काम, मतलब कंपनी के बिहेवियर से खुश नहीं था, उसको उसके अकॉर्डिंग बोनस हाइक नहीं मिला। आज अचानक से उसकी इतनी अच्छी वो होगी लाइफस्टाइल, अच्छी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, एकदम ब्रांडेड कपड़े पहन के आ रहा है, ब्रीफकेस लेके आ रहा है, इस तरह से ऑफिस आ रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ तो चोरी वगैरह करी है और उसको मार्केट में बेच के अच्छा पैसा कमाया है। तो अगर इस तरह की चीज़ें दिख रही है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि फ्रॉड कमिट हुआ, चोरी हुई हो। देन टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। भई अब देखो ये जो छोटी चोरी होती है, ये ठीक है, मतलब मैनेजमेंट में ये सोचता है कि ठीक है तुमने छोटी चोरी तो करी है, अब इसको तो छोड़ देते हैं, वरना इस सबको देखने बैठ गए तो मेजर ट्रांज़ैक्शंस रह जाएँगे जो कंपनी के लिए ज़रूरी है। तो अगर इस तरह की चीज़, मतलब बहुत ही छोटे ट्रांज़ैक्शन, मतलब छोटी चोरियाँ हुई हैं या फिर होता है ना कि इतना मटीरियल नहीं है चीज़ें, तो उनको मैनेजमेंट चाहे तो छोड़ सकता है, मतलब उनकी इतनी टॉलरेंस रख सकता है कि भाई ठीक है, इतना तो मानते हैं कि तुम, मतलब ह्यूमन माइंड है, कभी हमसे परेशान हो जाओ तो इस तरह की चीज़ें कर दो, तो ठीक है, इतना करा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने ये हो गए सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है? Why evaluation of fraud risk factors by auditor is necessary. The auditor should evaluate whether one or more fraud risk factors are present. While fraud risk factors may not necessarily indicate the existence of fraud, they have often been present in circumstances where fraud have occurred and therefore may indicate risk of material misstatement due to fraud. ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको भाई हर बार आपके जो FRF होते हैं, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, इनको असेस करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत क्यों होती है? देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि जहाँ FRF है वहाँ पे फ्रॉड हो, लेकिन जहाँ पर, मतलब यूजुअली ऐसे ही होते हैं कि जहाँ पे इनको देखा गया है, वहाँ जहाँ पे मतलब ये तरीके 3 चीज़ें होती हैं, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे फ्रॉड होता ही होता है। Accordingly, the determination of whether a FRF is present and whether it is to be considered assessing risk of material misstatement due to fraud requires the exercise of professional judgment। मतलब आपको पहली बात तो आइडेंटिफाई करना FRF, और फिर वो उसकी वजह से फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब डिटरमाइन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसमें आपको अपना प्रॉपर्ली प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हवा में कर लें कुछ भी चीज़, नहीं, आपको प्रॉपर्ली सोचना पड़ता है कि भई ऐसा, मतलब मुझे इनको आइडेंटिफाई, डिटरमाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे कोई प्रोबेबल फ्रॉड हो सकता है, नहीं हो सकता है, देन यू हैव टू टेक योर डिसीजन। नेक्स्ट, 1 सेकंड। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखा है? मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि देखो, जब भी आप अपने कोई भी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो या फिर असेस कर रहे हो कि यहाँ पे कोई एफआरएफ है या नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई प्रोबेबल फ्रॉड है या नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या रखना पड़ेगा? अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना पड़ेगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या होता है? देखो मैं तो ये बोलती हूँ, शक्की बीवी, कि हमेशा शक करो कि भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसने कुछ गलत तो नहीं किया है, या फिर ये किसी और लड़की के साथ तो नहीं भाग रहा है, मतलब कि कहीं, मतलब इसकी कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यानी आपको शक की माइंड रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जनरली तो ऑडिटर जो भी उसको रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसमें वो मान सकते हैं कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम जेन्युइन हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर उसको, मतलब कोई कहीं भी तरीके से आइडेंटिफाई होता है कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये जेन्युइन नहीं है, या फिर इनमें कुछ भी मॉडिफिकेशन किया गया है, तो वो आगे से फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। देन इसमें नेक्स्ट टॉपिक और क्या, मतलब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है कि फॉर सपोज ऑडिटर को जो भी रिस्पॉन्सेज मिलते हैं मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यू से, इन रिलेशन टू एनी इंक्वायरी मेड बाय हिम, और उसे लगता है कि ये जितने भी रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं ये प्रॉपर नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी है, तो ऐसे केस में वो फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो ये अपने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको एकदम मस्त से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज बी गियर्ड टुवर्ड्स ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। अब देखो, अगर आपको याद हो तो अपन ने अभी तक ऐसे 315 का रिवीजन नहीं किया, बट अगर आपको इंटरमीडिएट का याद हो तो अपन ने इसमें पढ़ा है कि आपको जितने भी फर्स्टली ऑडिट को शुरू करने से पहले एक बार रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने होते हैं, पूरा ओवरऑल देखना होता है कि यहाँ पे कोई तरह का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, प्रोबेबल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो तरह के हो सकते हैं, फ्रॉड के थ्रू और एरर के थ्रू। अभी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? पूरा फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं।
तो इसमें क्या-क्या दे रखा है अपन को कि अपन को आरएपी में यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या-क्या करना है। सबसे पहले ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग एज़ टू हाउ द टीसीडब्ल्यूजी एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द रिस्क ऑफ फ्रॉड इन द एंटिटी। 1 सेकंड गाइस। तो सबसे पहले अपन को अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमारे जो मतलब टीसीडब्ल्यूजी वो पूरे जो मैनेजमेंट प्रोसेसेस लगा रहा है कि भई इस अगर उससे कोई रिस्क मिलता है तो उसमें उसने क्या फैक्टर्स लगाए हैं, क्या प्रोसीजर लगाए हैं टू मिटिगेट इट, टू रिड्यूस इट, उस सब का ओवरसाइट करने की किसकी ज़िम्मेदारी है? टीसीडब्ल्यूजी की। तो अपन को यही पता लगाना है कि भई टीसीडब्ल्यूजी अपना ओवरसाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है। देन द इंटरनल कंट्रोल्स दैट मैनेजमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड टू मिटिगेट दोज़ रिस्क। मतलब अब कैसे, तो एक तो मैनेजमेंट जो आपको रिस्क आइडेंटिफाई होने पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे उनको मिटिगेट कर रहा है, सबकी जानकारी किसे होनी चाहिए? टीसीडब्ल्यूजी को होनी चाहिए। तो टीसीडब्ल्यूजी अपना प्रोसीजर कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी अपन को आरएपी में लेनी होगी। Evaluation of unexpected relationships identified in performing analytical procedure which may indicate risk of material misstatement due to fraud। मतलब आप कोई भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा रहे हो तो उसमें अगर आपको कोई एडवर्स रिलेशनशिप दिखते हैं कि भाई ये तो ऐसा फर्स्ट टाइम दिख रहा है, तो उनको भी आपको इवैल्यूएट आगे करना पड़ेगा कि भाई इस रिलेशनशिप की वजह से कहीं पे अपने फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ भी अपन को इवैल्यूएट करनी होगी। तो यहाँ पे अभी बेसिकली अपन ने आरएपी की बात करी कि अपन को कौन-कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने होंगे। तो सबसे पहले एक तो ओब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग and then analyzing the analytical procedures या obtaining whether they have any fraud or not। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट क्या आ गया? रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। रिस्पॉन्स अपना कौन से ऐसे में आता है? ऐसे 330 में। अभी तक अपन ने ऐसे 315 में रिस्क को असेस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब अपन उसका रिस्पॉन्स करेंगे। रिस्पॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर और एक असर्शंस लेवल पे। अब ये अपन का कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। तो सबसे पहले असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, मतलब अगर आपको रिस्क असेस होता है तो उस केस में आपको प्रॉपर टीम असाइन करनी पड़ेगी ताकि वो आपके प्रॉपर्ली रिस्क को आइडेंटिफाई कर, मतलब उसको सब्सटैंशिएट कर पाए कि हाँ, यहाँ पे रिस्क है, एंड देन प्रॉपर आपको रोड्स भी बता सके कि जिसके थ्रू आप उसको मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। देन इवैल्यूएट वेदर द सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रॉब्लम। बस एक बार हाइलाइट कर देती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, तो ये आप इसमें इतना ही पढ़ोगे तो वही सफिशिएंट है। इसमें मैंने जितना आपको मार्क हाइलाइट करके दिए इतना ही आपको लर्न करना है, दैट इज सफिशिएंट। इवैल्यूएट वेदर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी इंडिकेटिव ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपने इस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई है जो कि आपके इंडिया से मैच नहीं होती है, एंड इट्स इंडिकेट दैट यू हैव डन द एफएफआर यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन इनकॉर्पोरेट एन एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिलेक्शन ऑफ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी सरप्राइज एलिमेंट अपने प्रोसीजर्स में रखना चाहिए। जैसे अपने कैश बैलेंसेस अपन चेक करते हैं तो ऐसे नहीं कि अपन ने पहले बता दिया कि भाई आज की तारीख में हम आपके कैश बैलेंसेस को चेक करेंगे। नहीं भाई, ये पहले से नहीं बताना होता, अचानक से जाना होता है। भाई अगर तुम पहले से बता दोगे तो वो तो आपके फिजिकल जो आपके कैश है जो बुक्स में उसको मैच कर देगा। नहीं, एकदम से जाओ, एकदम से चेक करो ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई एकदम से है, तब तक अपन चेंज भी नहीं कर सकते। तो आपको एक्चुअल सिचुएशन तभी पता चलेगी जब आप एकदम सरप्राइजिंगली जाओगे। तो आपके एक एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी या सरप्राइज एलिमेंट आपके पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा अपना रिस्क रिस्पॉन्स आ गया असर्शन लेवल पे, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो गया, एंड असर्शन लेवल की बात करते हैं। तो अगर आपको असर्शन लेवल पे कोई भी रिस्क असेस हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे। एक बार आपको अभी लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे रिस्क है, आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आपको पता चलेगा, आपको एविडेंसेस मिलेंगे कि भाई सही में यहाँ पे फ्रॉड है या नहीं है, रिस्क है या नहीं है, रिस्क की वजह से एक्चुअल में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको इस केस में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने होंगे ताकि आपको एडिशनल एविडेंसेस मिल सके, ताकि आपका जो आपने रिस्क असेस हुआ है उसको प्रॉपर्ली आप कोरॉबोरेट कर सको, प्रॉपर्ली उसे सब्सटैंशिएट कर सको। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, shall design and perform further audit procedures whose name, timing and extent are responsive to the assessed risk to obtain audit evidence that is more reliable and relevant to obtain additional to obtain additional corroborative information। आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास ये एक एक्स्ट्रा रिस्क रिस्पॉन्स आ गया है इन केस ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। भाई अपना मैनेजमेंट भी तो इतना ऐसा XYZ है जो कि आपके जो कंट्रोल्स हैं उनको ओवरराइड कर रहा है, फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें उनके रिगार्डिंग में भी जो रिस्क असेस हुआ है उसके लिए भी रिस्पॉन्स देखना होगा। तो क्या है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द risk of management override of controls, the auditor shall design and perform audit procedures to test the appropriateness of journal entries। भाई journal entries सही से पास हुई नहीं हुई है, या फिर उन्होंने अमाउंट चेंज कर दिया, या फिर कुछ और गड़बड़ी करी है, पार्टी का नाम बदल दिया। रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बाइजेस। भाई ये तो एकदम कॉमन सा हो गया ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में, भाई प्रोविजंस में एस्टिमेट्स में चेंजेस करना ताकि आराम से अपने प्रॉफिट को ऊपर नीचे कर सके।
फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब ऐसे कोई ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर में जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो अपन को ये समझना होगा कि इनका बिजनेस सेशन है, यानी किस बिजनेस सीजन की वजह से हुए हैं। अब जो बिजनेस सीजन है ऐसा पता चल रहा है कि एक्चुअल में तो इसका कोई नीड था ही नहीं, बस ये तो किसी और वजह से हुए हैं या फिर एक्चुअल में हुए हैं, तो इस तरह की अपन को चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। Whether business rationale suggests that they have been entered into to engage in fraudulent financial reporting। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे कुछ रीजंस आपके सामने आ रहे हैं, ऐसे आपको कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड दिख रहे हैं कि जिस वजह से आपको लग रहा है कि यार इस अगर पूरे जो ऑडिटर इसको किया तो या तो हमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ जाएगा, या फिर हमें इसमें से विड्रॉ कर लेना चाहिए अगर वी आर परमिटेड टू विड्रॉ। अब इसमें क्या दे रखा है अपन देख लेते हैं। क्या दे रखा है, डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एप्लीकेबल इन द circumstances including whether there is a requirement for the auditor to report to the person who made the audit appointment or in some cases to regulatory authorities। मतलब आपको सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है कि इस केस में अगर हमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड मिला है तो इस केस में हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमें किसको बताना होगा, हमें क्या उन लोगों को ही बताना है जिन्होंने हमारा अपॉइंटमेंट करा है या फिर किसी और भी रेगुलेटरीज को बताना है। तो सबसे पहले हमारा काम तो यही होगा कि हमें ये बात किस किस को बतानी है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, मतलब हम क्या इस एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकते हैं कि क्या हमारे जो लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो मुझे अलाउ करते हैं कि इस पर्टिकुलर एंगेजमेंट से विड्रॉ करने के लिए, तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा। अगर मैं विड्रॉ करती हूँ मतलब सब चीज़ें मैं अलाउड हूँ विड्रॉ करना और मैं विड्रॉ करती हूँ तो उस केस में मुझे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा कि हाँ मैं विड्रॉ कर रही हूँ और मेरे विड्रॉ करने के ये रीजंस हैं। इस केस में मुझे एक चीज़ और बतानी होगी, मतलब मेरे जो प्रोफेशनल या लीगल रिक्वायरमेंट्स में आएगा ये कि मेरी जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्हें भी बताना होगा कि भाई मैं विड्रॉ कर रही हूँ और मेरे ये रीजन है जिनकी वजह से मैं विड्रॉ कर रही हूँ, और मुझे उन लोगों को भी बताना होगा कि जिन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया है कि मैं इस वजह मैं विड्रॉ कर रही हूँ और मेरे रीजन ये हैं विड्रॉ करने के। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो टू द एक्सटेंट सिमिलर है, बस इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जहाँ पे विड्रॉ की बात आ गई वहाँ पे विड्रॉ लिखना है और जहाँ पे रिपोर्टिंग की बात है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ड लिखना है। बाकी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी है फिर देखना है कि आप विड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर मैं विड्रॉ करती हूँ तो उस केस में मुझे मैनेजमेंट डीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ और मेरे रीजंस क्या है। दूसरा मेरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना होगा कि मैं विड्रॉ कर रही हूँ, मैं विड्रॉ करने के ये रीजंस हैं। तो इस तरीके से अपना ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मतलब अब अपन को किन किन चीजों के लिए मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है। सबसे पहला द एक्नॉलेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, मतलब इन चीजों का तो अपन को मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना ही होता है कि भाई उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है एंड उन्होंने उस तरीके से काम भी किया है फॉर द डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस। मतलब देखो हम चेक कर सकते हैं एज एन ऑडिटर, हम आके आपके कंट्रोल्स को चेक कर सकते हैं लेकिन उसको बनाना इम्प्लीमेंट करना उसे मेंटेन करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी वांट यू टू एक्नॉलेज इट। Then they have disclosed to the auditor the results of management assessment on the risk that the financial statement will be materially misstated। देखो हम तो चीजें आके चेक करते हैं लेकिन एक मैनेजमेंट को भी असेसमेंट करना होता है कि हमारी कंपनी में हमारी एंटिटी में कोई रिस्क तो नहीं है, मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो उस असेसमेंट का हमें डिस्क्लोजर ऑडिटर को करना होता है कि भाई देखो हमारे अकॉर्डिंग ये रिस्क हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, प्लीज आप आगे चेक कर लीजिएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमारे अकॉर्डिंग तो कोई फ्रॉड या रिस्क नहीं है। Then they have disclosed to the auditor their knowledge of fraud or suspected fraud affecting the entity involving management employees or who has significant roles। मतलब आपको सॉरी आपको हमने ऑडिटर को ये भी बताना होगा कि आपको अगर किसी फ्रॉड के बारे में पता चलता है, सस्पेक्टेड हो किसी फ्रॉड, मतलब कोई फ्रॉड हो सकता है, तो इस केस में भी आपको अपने ऑडिटर को बताना होगा कि आपको ड्यूरिंग द कोई इस तरह की चीजें पता चली है तो। और देखो इसमें कौन कौन बता सकता है, या तो आपका जो मैनेजमेंट हो या फिर कोई ऐसे लोग हो जो होते हैं ना एकदम मेजर कंट्रोल्स के साथ, जो कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन में एकदम मेजर की रोल रखते हैं, तो उन लोगों के साथ भी आपको ये रेगुलर टच में रहना होगा। Then they have disclosed to the auditor their knowledge of the allegations of fraud or suspected fraud affecting the entity's financial statements। मतलब या तो खुद आपको पता चला हो ड्यूरिंग द ये या पे एलिगेशन लगे हो कि भाई इस कंपनी ने फ्रॉड किया है या फिर कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड हो उसके एलिगेशन आप पे लगे हैं, और ये आपको किसने बताया, या तो आपके एम्प्लॉइज ने बताया, आपके कस्टमर ने बताया, फिर आपके कोई रेगुलेटर सीवी वगैरह ने आपको उस तरह की कोई चीजें बताई है, तो वो भी आपको ऑडिटर के साथ
शेयर करनी होगी। या तो ऐसा होता है आपको खुद ही पता चला हो या फिर सामने वाले ने बताया, यानी आप पे एलिगेशंस लगे हो, तो वो दोनों ही चीज़ें आपको ऑडिटर को बतानी होगी। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों ही पॉइंट्स से आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर को देना होगा, यानी ऑडिटर को मैनेजमेंट से लेना होगा कि आप इन चारों चीज़ों पे हमें कन्फर्मेशन दो कि आपने हमें सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। आगे देखते हैं। हाँ, तो मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन। देखो, अगर आपको कोई भी इस तरह के फ्रॉड आइडेंटिफाई हुए हैं या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में पता चला है, तो आपको इसके बारे में किस-किस को बताना होगा। सबसे पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना होगा और एक आपको अपने रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना होगा ताकि जो जनरल पब्लिक है उन्हें भी पता चल सके। तो सबसे पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी की बात कर लेते हैं। If the auditor has identified a fraud or has obtained information that indicates that a fraud may exist, यानी identified a suspected fraud, auditor shall communicate these matters to appropriate level of management in order to inform those। देखो, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपको किसी भी फ्रॉड के बारे में, सस्पेक्टेड फ्रॉड के बारे में पता चला है, तो ये आपको अपने मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम बेसिस पे बताना होगा। लेकिन अब दूसरा पार्ट इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनलेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग द एंटिटी, मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी एक ही है। नॉर्मल कंपनीज में क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट अलग होता है, बट किसी कंपनी में अगर ये दोनों मिक्स, मतलब एक ही लोग हैं, टीसीडब्ल्यूजी भी यही है और मैनेजमेंट भी यही है, तो इस केस में आपको अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सेम लोग नहीं है, अलग अलग हैं, तो इस केस में आपको टीसीडब्ल्यूजी को भी बताना होगा। Unless all of TCWG are involved in managing the entity, the auditor shall communicate these matters to TCWG on a timely basis. नेक्स्ट अपने पास क्या पॉइंट दे रखे हैं, इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स फ्रॉड इन्वॉल्विंग मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट खुद ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट दी सस्पिशंस टू टीसीडब्ल्यूजी एंड डिस्कस विद देम द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यानी अगर मैनेजमेंट भी आपका फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो आपको ये सब बातें टीसीडब्ल्यूजी को ही डायरेक्टली बतानी होगी और उनके साथ बैठ के फिर डिस्कस करना होगा कि भाई इसको किस तरह से मिटिगेट करना है, इसके लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, and to determine the nature, timing, and extent of the audit procedures. Next, the auditor shall communicate with TCWG any other matter related to fraud that are in the auditor's judgment। मतलब अगर आपको कोई अदर मैटर बताना है रिलेटेड टू फ्रॉड, तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये तो अपना था कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड TCWG। देन हो गया कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सी बात का आप इतना सा ध्यान रख सकते हो कि अगर आपको कोई भी फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, तो उस केस में आपको अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को बताना होगा। फॉर सपोज अगर आपने सिक्योरिटी लॉ का किया है, तो आपको सीबी को बताना ही होगा, स्टॉक एक्सचेंज को बताना ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, इस पूरे स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक आ गया डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में अपन को देखना है कि एक ऑडिटर को अपने वर्किंग फाइल में, अपनी ऑडिट फाइल में किन किन चीजों को डॉक्यूमेंट कर रखना होगा। सबसे पहले सिग्निफिकेंट डिसीजन रीच्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम रिगार्डिंग द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मतलब आपके बीच में मतलब होता है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग के, एंगेजमेंट टीम के बीच में क्या क्या बातें हुई, एक मीटिंग में उन्होंने कोई भी असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात करी है, या फिर उन्होंने ये देखा है कि यहाँ पे फ्रॉड होगा नहीं होगा, अगर इस तरह से कोई भी डिस्कशंस हुए, तो उसके एमओएम को आपको संभाल के रखना है। बेसिकली एंगेजमेंट टीम के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई है, क्लाइंट के साथ जितनी भी मीटिंग्स हुई है, उनके सबके एमओएम आपको एकदम संभाल के रखने हैं। आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क, यानी अगर आपको जो भी ड्यूरिंग द ऑडिट में रिस्क असेस हुए, आइडेंटिफाई, और उनको सबको आपको रिकॉर्ड करके यानी डॉक्यूमेंट करके रखना होगा। देन नेक्स्ट अपने पास द ऑडिटर्स डॉक्यूमेंटेशन, यानी देखो अभी तक हमने आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क को डॉक्यूमेंट कर लिया। अब उस असेस्ड रिस्क पे हमने क्या रिस्पॉन्स दिया है, उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ तो बात हो गई ओवरऑल रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असेस्ड लेवल। दोनों के लिए हमने जो भी रिस्पॉन्स दिए हैं, उनको आपको एकदम हमने डॉक्यूमेंट करके रखना होगा। एंड जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर लगाए इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, यानी अपन ने देखा था ना कि अपन ये देखना है कि फिक्टिशियन जर्नल एंट्रीज तो नहीं है, या फिर उन्होंने जो एस्टिमेट्स लिए उसमें कुछ बाइसनेस तो नहीं है, तो इन सबको चेक करा होगा। तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स है उनको भी अपन को एकदम प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करके रखना होगा। तो यहाँ पे 3 चीजों की बात होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की, असर्शन लेवल की, एंड मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स की। तो यहाँ तो अपन हमने ये नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन का देख लिया। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट अपने पास गिवन है, मतलब आई थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कई बार सिर्फ छोटा सा एमसीक्यू वगैरह पूछ लेता है, तो मैं बता देती हूँ। Where the auditor has concluded that the presumption that there is a material misstatement due to fraud related to revenue recognition is not applicable। मतलब अगर ऑडिटर को ये कंक्लूड होता है कि जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी आप जिस तरह से रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, वहां पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यानी आपको एक बार पहले लग रहा था कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बट अब वहां पे कोई भी नहीं है। In the circumstances of the engagement, the auditor shall document the reasons for that conclusion। मतलब आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाए, उसके बाद आपको ये पता चलता है कि हमारे जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, उसमें कोई भी हमारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड नहीं है। तो ऐसे केस में आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होगा कि आप इस कंक्लूजन पे कि कोई भी फ्रॉड नहीं है, उस पर कैसे आए, उसको प्रॉपर्ली आपको डॉक्यूमेंट करके रखना होगा। देखो गाइस, मेरे हिसाब से इसको इतना ज्यादा सिग्निफाई इसलिए किया गया बिकॉज रेवेन्यू के बेसिस पे पूरी कंपनी चलती है। जब तक आपका रेवेन्यू अच्छा चल रहा होता है, तभी आपका प्रॉफिट अच्छा आता है, आपकी जो ईपीएस होती है वो अच्छी आती है, आपकी वैल्यूएशन अच्छी होती है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इसको इतना
सिग्निफाई इसलिए किया गया है ताकि आपके जो रेवेन्यू है वो कंट्रोल में रह सके। ऐसा नहीं कि अपन उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह करके एकदम से या तो टॉप पे पहुंचा दिया या फिर ज़्यादा टैक्स नहीं करना तो उसे एकदम नीचे कर दिया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इसको एकदम स्पेशली यहाँ पे रखा गया है अलग से। ठीक है, तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर ऐसे 240 फाइनली हो गया ये पूरा। तो आई होप आप लोग को मेरे साथ मज़ा आया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आप लोग के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नए चैप्टर के साथ मिलूंगी बहुत जल्द, कल ही मिलेंगे अपन। तो तब तक के लिए गुड बाय। लास्ट में आप लोगों से बस इतना ही कहना है कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक यार छोटा सा कमेंट। मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ के सही में बहुत 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 अच्छा लगता है। तो एक कमेंट तो बनता है यार, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। एंड अभी तक भी अगर चैनल पे नए हो और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हियर दिस इज सी नंदिनी गुप्ता साइनिंग ऑफ।